देन मिर्जापुर वायरल ही हुई थी तभी तभी, मुन्ना भैया की आईएएस वाईएएस बनो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। मेरे को फर्स्ट सीजन आया था मिर्जापुर का। हाँ, तो मुझे बोल रहे हैं आईएएस बन जाएगा, दिख रहे इंग्लिश ठीक ठाक हो गई है। तो वहाँ पे मैं गया, आवाना चेक रिकॉर्ड ये वो, ठीक है। तो बोले ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पे, सीधा ही, और वहाँ से निकाल दिया। लोग पूछते हैं कि सोशियो क्यों लिया, मजबूरी में लिया था भाई, किताब भी खरीद लिया, वापस तो बेच नहीं सकता। कैसे? तो जैसे कोई टीचर मिल रहा है तो डायरेक्ट बोल देता तेरा कुछ नहीं होना। क्यों? क्या सुपरवाइजर की तैयारी कर ले, अभी भी ऑप्शन है, ठीक है, टाइम है। डिमोटिवेट करते थे हद बहुत। से ज़्यादा मैं। डर नहीं लगा कि जेब में सिर्फ इतने रुपए और दिल्ली जैसे शहर में आप आए हुए हो, पता नहीं है करना क्या है आगे? ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, पर सुसाइड का ट्राई किया मैंने कि ना तो इधर के रहे, 2 साल घर वालों को उम्मीद दिखा दी कि क्या करेंगे। तो बहुत बुरा फेज था वो जिंदगी का, क्योंकि संडे को तो खाना मिलता नहीं था हॉस्टल में, उसका भी एडजस्ट कर लेते थे कि भूखा रह लेंगे। संडे को खाना संडे को मेस बंद होता है। मैं बोल रहा हूँ ना मैम, ऑन कैमरा कास्टिज्म का शिकार हूँ मैं वहाँ पे। वो था मैम कि सबका ग्रुप था वहाँ पे, ओबीसी का अलग था, एमएल का अलग था। नमस्कार, स्वागत है टॉपर्स टॉक संवाद पॉडकास्ट में, और मैं हूं सुगंधा। तो हर बार की तरह एक नए टॉपर के साथ हैं, एक नई कहानी के साथ आए हैं आप सभी के सामने। एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, और उनकी क्योंकि कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से स्ट्रगल करके उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। तो हम बात कर रहे हैं हेमंत कुमार जी की, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2023 में 884 रैंक हासिल की है, और वो भी अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। सो सबसे पहले स्वागत करते हैं हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू सो मच दसास्तु में आने के लिए। एंड कैसा फील हो रहा है आपको? सही लग रहा है मैम। सही लग रहा है? अब तो काफी टाइम हो गया रिजल्ट आए हुए, तो बहुत सारी जगह कहानी रिपीट भी हुई है, बहुत सारी जगह आपने अपनी कहानी बताई है। तो बट मैं चाहती हूँ कुछ हम नई चर्चाएं करें, नई बातों पर बात करें, और अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपकी जर्नी के बारे में बात करें। जी मैम। आप राजस्थान हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव से आते हैं, बिरान गाँव जी। बिरान गांव से आते हैं। तो थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये सब हमने पढ़ा है, बहुत सारे आर्टिकल्स में भी सुना है। आपकी माताजी मनरेगा मज़दूर रही हैं, और जी। पिताजी, अभी मैंने आपसे पूछा था कि हाँ। कर्मकांड आपने लिखा हुआ था उसमें, तो आई गॉट कन्फ्यूज़, पंडिताई करते हैं जी टेक्निकली, मैम। है ना? तो थोड़ा-सा बचपन के बारे में बताइए। बचपन में मैम मेरा जन्म गाँव बिरान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में हुआ था। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद मेरा प्राइमरी एजुकेशन है वो कन्या पाठशाला से हुआ है। कन्या पाठशाला? वो मैम वहाँ पे प्राइवेट स्कूल था, तो उसके लिए फीस नहीं था, तो वो लड़कियों का स्कूल था। अच्छा, हाँ, ओके। तो उसमें चले जाते थे हम। तो ऐसे ही पापा भेज देते थे कि जाओ पढ़ के आ जाओ? हाँ, मतलब घर पे इतना अवेयरनेस नहीं था, तो सिस्टर रोज आते थे उनके साथ। वो प्राइमरी हो गया वहाँ से। 5वीं तक? हाँ। हुँ। देन उसके बाद फिर मैम 10th जो है हमारा, हुँ, हुँ। वो महर्षि दयानंद स्कूल था, उससे हुआ है। उसमें भी फीस नहीं था मैम, क्योंकि टीचर नहीं थे, सिर्फ एक टीचर थे। दयानंद सरस्वती स्कूल में सिर्फ हाँ, एक ही टीचर था? एक ही टीचर थे मैम वहाँ हमारे 10th तक। हुँ। तो वो वही खुद, सब कुछ पढ़ाते थे? मतलब वो समझ रहे हो मैम, गाँव में जिस टाइप की पढ़ाई होती है, हुँ। हाँ वही था। खुद से मतलब फिर सतवीर जी रखा थे, जैसे 10th में साइंस हुँ, हुँ। वो होता है ना कि पढ़ना है अभी, थोड़ा पास होना है, तो उन्होंने पढ़ा दिया हुँ। ट्यूशन करवा के गाँव की तरफ से। हुँ, हुँ। तो ऐसे धीरे धीरे, इंग्लिश में भी मैम कुछ नहीं थे, हिंदी मीडियम स्कूल था बिल्कुल। जैसे कि एग्जाम देने जा रहे थे, तो मैं हर जगह बोलता हूँ कि सर, जब इंटर करने लगे हम एग्जाम हॉल में, हुँ, हुँ। तब सर बोल रहे हैं कि इसमें पास होना होता है, अच्छा। और हम बोल रहे हैं सारे कि सर इसमें तो पास आप ही कर दोगे ना, जैसे 9th तक की है। हाँ, हाँ। बोले नहीं नहीं भाई, इसकी कॉपी बाहर चेक होगी, इसमें लिख के आना है ये वो। 10th बोर्ड की? हाँ। हाँ, हाँ। और हमने कहा सर इसमें क्या लिखना है, हमें पता ही नहीं मैम। कुछ भी नहीं पता था? नहीं, तो बोले ई जय मारवाज वर जो आ रहा है ना, वो कराना। तो लिखना पढ़ना आता था या नहीं आता था? मैम इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था उस टाइम, हिंदी? हिंदी आता था। हिंदी लिख लेते थे, हिंदी पढ़ हाँ। लेते थे। इंग्लिश में कुछ भी नहीं पता था? नहीं नहीं, इंग्लिश में बहुत तुम था। और मैथ्स? मैथ ठीक था, मतलब क्योंकि मैं वो था मैम कि घर आके कभी मैंने किताब नहीं उठाई, जितना स्कूल में बैठे हैं दोस्त लोग आपस में पढ़ लिया वो पढ़ लिया, हुँ। तो उस सेंस में ठीक सा था। हुँ। तो तो 10th हो गया 60% से। अच्छा। और जैसा कि अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, तो पापा से इतना काम होता नहीं है, हुँ, वो नॉर्मल कर्मकांड का काम करते हैं। हुँ। वो भी मेनली तो मैम जैसे हमारी, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा,
ये लोअर कास्ट है उनमें कोई नहीं जाता मैम हाँ पंडित। हाँ तो वहां पर मेरे पापा जाते हैं। अच्छा वहां से कुछ जैसे देते हैं दान दक्षिणा, वो गौशाला में दे दिया या हम्म उन्हीं को वापस दे दिया, हम्म इस तरह से। या गांव में किसी की बेटी हो जाती है तो मोस्टली नामकरण मेरे पापा करते हैं। ऐसे उन क्यों? मतलब मैम उनसे वो है ना और कि पंडित लोग नहीं करते हैं, बेटी हो बहुत जाती कम है होता तो? है, उनको दक्षिणा ज्यादा देना पड़ता है ना। और पापा अगर बेटी पैदा होगी तो कुछ नहीं लेंगे, बस नाम करेंगे। हाँ मतलब बढ़िया काम है उनका। जैसे आपने एक चीज बोली कि जो कैटेगराइज्ड लोग हैं, तो वो उनके यहाँ चल रहा है पंडित लोग नहीं जाते हैं? बहुत रेयर चांसेस में मैम। ऐसा क्यों? और मैम एक पुअर बैकग्राउंड है तो वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते पंडित को, बट तो हमारा छूट है कि हमें बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे कुछ। पापा ने हाँ ये एक तरीके से ओपनली हमें सोशल वर्क करना कई बार तो शुरू कर बोल दिया। दिया था परिवार वालों ने हाँ हाँ। कि यार इन कास्ट में क्यों जा रहे हो। हाँ वो काफी चलता है मैम, ग्राउंड रियलिटीज तो ग्राउंड रियलिटीज ही रहेंगी। तो उन राजस्थान है, राजस्थान में तो हाँ बहुत सारी चीजें हैं मैं तो ऐसी। खुद मैम कॉलेज में कास्टिज्म का शिकार हूँ। हाँ ओह, विल कम टू दैट। हाँ। तो देन मम्मी है, हाँ वो हाँ। पहले तो लैंडलॉर्ड जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके फील्ड पे काम करते थे। हम्म। फिर मनरेगा आया तो तब से मनरेगा में भी कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड के फील्ड पे भी कर रहे हैं मनरेगा से आने के बाद। हम्म। और सेम सिस्टर है तो उनको भी पढ़ाया है उन्होंने, उनको एमए करवाया। उसके बाद उनसे पूछा कि आगे क्या करना है, तो बोले अब आगे बाद में देख लें। तो उनकी फिर शादी की 2020 में, उसमें भी कितने भाई बहन हैं आप लोग? दो मैम। मतलब दो बहनें, नहीं एक मैम एक एक सिस्टर है, आपकी सिस्टर है। बड़ी हाँ। ओके। तो उसके बाद फिर जैसे 10th के बाद 12th मैंने एग्रीकल्चर में किया। हम्म। मैम 10th में मुझे नहीं पता था 11th में क्या सब्जेक्ट होते हैं। कुछ भी नहीं पता था? नहीं हमारे सारे जो भी मेरे बड़े पापा के लड़के या सिस्टर पढ़े हैं, वो गांव में आर्ट का स्कूल था एक, तो वही पढ़ा था। मुझे पता ही नहीं था सब्जेक्ट होते हैं। हम्म। और मुझसे कोई पूछता था क्या बनना है, तो मेरा था डॉक्टर बनना है। तो इसे अच्छा, बचपन से जब पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको वो माहौल नहीं मिला है, तो कभी खुद से नहीं लगता था, या घर वाले नहीं बोलते थे कि पढ़ ले बेटा, आगे करना है, वरना तुझे भी यही करना पड़ेगा? मैम घर पे तो इतना माहौल ही नहीं था, बस मेरे दादी माँ बोलते थे कि तू पढ़ लेगा ना कुछ भी कर लेगा, तेरे दिमाग है। तो मैं अदर एक्टिविटीज जो है ना उनमें सबसे आगे मैं रहता था, कोई खेल हो, किसी से बोलना हो। हम्म। और इवन जिस हिसाब से मैंने इंग्लिश बताई ना, उसके बाद भी मेरे आसपास वाले या परिवार वाले कोई मैसेज आता ना इंग्लिश में, वो मेरे से पढ़वाते थे। मतलब इस टाइप की उनकी इंग्लिश थी, तो उनमें मैं तो उनको लग रहा था आप बेस्ट हो उन सब में, बाकियों में आप हाँ। बेस्ट थे। तो वही था मैम, वो कहावत भी है ना कि क्या वो कहते हैं, बोल, अंधों में काने राजा। हाँ वो कैमरा बोल सकते हैं क्या, हाँ। बिल्कुल तो बोल सकते हैं, क्यों वही नहीं था बोल मैम सकते हैं। कि देखिए, वो बात अलग है कि वो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। हम्म। आज की अगर कंडीशन देखें, आप हमारे सामने बैठे हैं, आपने देश की सबसे कठिन परीक्षा को क्रैक किया है, वो भी सेकंड अटेम्प्ट में। तो वही था मैम उस टाइम, वो राजा ही थे उसमें, उनमें। फिर 12th में दोस्त लोग, 11th में दोस्त लोग बोले गांव में वैन आ रही है, मतलब मजे तो ले लेते हैं 2-4 दिन जा करके। हाँ। तो वो गए, उन्हीं के साथ में बैठने लग गया। फिर ऐसे मुझे नहीं पता था एग्रीकल्चर ले रहे हैं वो, ठीक है। और टीचर भी मैम उस टाइप के थे, मैंने पूछा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि कोई ना एग्रीकल्चर ले लो। उन्होंने नहीं कहा कि बायोलॉजी लेना है आपको। हम्म। हाँ धीरे धीरे ऐसे करके मैम मेरा 12th है वो एग्रीकल्चर से हुआ। जैसे 10th में 60% बने, 12th में 70% से हो गया। 12th के जस्ट बाद आगे होता है कि आपको कॉलेज करना है। हम्म। तो जेट का एग्जाम दिया मैंने, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता हम्म। है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा। हाँ तो वो दिया, तो उसमें मैं पहले जैसे 2-3 महीने बाद पेपर था, पढ़ने में आपको बता ही दिया कैसा था, तो नहीं हुआ। फिर तैयारी की बढ़िया से 1 साल जच के, हम्म। और पेपर दिया फिर दोबारा से, उसमें हो गया मैम। हम्म। लेकिन वो नहीं था कि पैसे नहीं थे फीस के, फीस के पैसे तो नहीं वो थे? सीट छोड़ दिया। प्राइवेट कॉलेज था, नहीं मैम गवर्नमेंट में भी लगता है। बट मिनिमल सा। मैम उस टाइम हमारे लिए तो 6-8 हज़ार भी बहुत थे, तो वो दिन ऐसे था। क्या घर पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली ठीक नहीं थी? हाँ मैम जैसे मम्मी मनरेगा में काम करते हैं, बताया ना आपको, तो हम्म। क्या आता है मनरेगा, पीछे से तो 200 रुपये आ रहे हैं सबके। हम्म। पर ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखेंगे तो हम्म। 60, 70, 80 रुपये पर डे मिल रहे हैं, बाकी बीच में घिस रहा है पैसा। हाँ तो उसी टाइप से तो था, आपके अकाउंट में सिर्फ इतना ही मिलता था मम्मी को? उतना ही आता है। और पापा कुछ भी नहीं कमाते थे, सिर्फ सारा पापा मैम समाज थोड़ा सेवा बहुत में होता है, देते वो थे? समाज से हो गया, या फिर वो खुद भी बीमार रहते हैं तो हेल्थ का हो गया, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं था मैम सीन, और बस वो आपके था। फैमिली बैकग्राउंड में खेती किसानी कुछ? खेती खुती तो नहीं है मैम, दूसरों के फील्ड पे काम कर लेते हैं मम्मी। बटाई का काम? मतलब जैसे डेली वेज लेबरर होते हैं ना वो, तो उस तरीके से? हाँ। तो उसके बाद फिर दिया तो नहीं हुआ, तो फिर घर पे बैठ गए हम। और तभी उसी बीच मैम जो सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे को, मेरी दादी माँ, उनकी डेथ हो गई। तो
क्योंकि जब तक दादी माँ थे वो हमारे वो सबसे छोटे बेटे के साथ रहते हैं ना दादी, तो पापा के साथ रहते थे, तो सभी रिलेटिव्स घर आते थे, सबसे बढ़िया था। पर उसके बाद तो मैं मनरेगा वालों के घर कौन नहीं आता, वही सीन हो गया। लेकिन जब दादी माँ की डेथ हुई तो उन्होंने, जैसे मेरा कॉलेज छूट गया था ना पहले, तो उन्होंने कोई भी आता उनका, जैसे बड़े पापा कोई भी आ रहे हैं, उनको पैसे दे के जाते हैं, उनकी पेंशन आती है ना, बुढ़ा पेंशन, वो इकट्ठा कर करके मेरे लिए कर रखा था कि मेरे पोते को पढ़ाऊंगी। तो उनको देखा तो मैम उनमें जो फीस निकला, जो भी पैसे निकले उनसे किसी ने कहा कि ये टीचर बन जाएगा, इसको जेबीटी करवा दो, हरियाणा में जेबीटी होता है प्राइमरी टीचर का। तो उन पैसों से हमने जेबीटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे हमने पेपर दिया तो सब में पास हो गए, इंग्लिश फिर अट गया मैं। इंग्लिश में फिर उठ हाँ, गए। 14 नंबर चाहिए थे हम्म, हमारे, पहले बार में 12 आए या 13 नंबर आए, हम फिर फेल हो गए उसमें, क्योंकि नहीं आता था इंग्लिश। हम्म। फिर दोबारा जस्ट थोड़े दिन बाद होता है देना वो। अच्छा, तो इस दौरान जब, क्योंकि आपको पता था कि बचपन से ही इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो कभी सोचा नहीं कि इंग्लिश पे काम किया जाए, बाहर निकल के थोड़ा सा सीखें? पता ही नहीं था मैम इंग्लिश होता क्या है। हाँ ये था भी, हाँ ठीक, सब्जेक्ट तो होता है। नहीं ये था भी, हाँ ठीक है, इसमें अभी 10th में हो गए, जैसे है हाँ, जय ओवर के पास, हाँ, सेम 12th में हो गए, हाँ, हाँ। हो जाएंगे ऐसे ही। हमारी साइड तो वो है ना मैम, अगर मैं एक्चुअली बोल दूंगा ना तो साथ वाले बोलेंगे ज्यादा अंग्रेज मत बन। ये तो बहुत हर बुरा, जगह होता है। बहुत बुरा हाल है इंग्लिश का तो हम्म, उसके बाद फिर दोबारा से मैम उसमें बैकलॉग आ गया इंग्लिश में ही। हम्म, तो फिर थोड़ा सा शर्म आया, जैसे अब भी याद है मुझे, ईट एट एट जो है उसका ईट का थर्ड फॉर्म लिखना था, हम्म। मैं इट लिख के आया था। हाँ, और मेरी दोस्त उस टाइम मुझको पूछती थी कि, जैसे मेरी दोस्त थी तो उसका ठीक था इंग्लिश, तो एक दिन उसने कहा मैं इरिटेट करती हूँ आपको, तो आई वॉज लाइक, इरिटेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा लगना। मैं क्या बहुत ज्यादा, मेरे को नहीं पता क्या है। ओके, हाँ अब तो लगे ही पूछ रहे हैं, मैं लाइक करती हूँ आपको। और मेरा दोस्त जो था पंकज, उसका भी ऐसा इंग्लिश था, उसको किसी ने कहा कि आप इनोसेंट हो, मेरे पास भाग के आ रहा है कि इनोसेंट का मीनिंग बता। मतलब अंधों में काना राजा मैं हूँ। मुझे भी नहीं पता, इस टाइप का बहुत बुरा हाल था। हम्म, फिर थोड़ा शर्म आया मैम खुद पे भी, हम्म। तो कई गलत थॉट्स भी आने लगे, जैसे उस टाइम भी सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तो सपोर्ट किया उस दोस्त ने कि ऐसा नहीं होता। फिर घर वालों को मैंने कहा कि मैं पास हो गया जेबीटी में, झूठ बोल दिया। अच्छा, दो आपने बोला दोस्त की इंग्लिश ठीक ठाक थी, थोड़ा सा सही थी। वो उसकी इंग्लिश कैसे ठीक थी? वो अदर दूसरे गांव से थे मैम, मतलब हमारी साइड से नहीं थे वो, बढ़िया बोर्ड में पढ़े थे। कैसे दोस्त बने फिर? वो मैम थोड़ा पर्सनल है, गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, क्या है? समझदार कोई सारा काफी है। ओह, तभी। तो फिर तो उनका जैसे, जिक्र आगे करेंगे, नाम लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद फिर वहां से मैंने घर वालों को झूठ बोला हम्म, और कहा कि मुझे सी टेट की कोचिंग करनी है। हम्म, तो 2 4 5 हज़ार रुपये जो घर वालों पे बने वो हम्म, उन्होंने दिए। हम्म, और फिर मैंने दोस्तों से किया कुछ, और इंग्लिश की कोचिंग थी सिरसा हरियाणा में, हम्म, वेबकॉम, मैंने उसमें दे दिया सारा। मैं आईलेट्स करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश उतारूंगा। हम्म, घर वालों को लग रहा है मैं सी टेट की कर रहा हूँ। मैंने आईलेट्स की कोचिंग की, और मैं फिर उसके बाद जैसे आईसीआर का फॉर्म निकला था बीच में, तो हम्म, उसी दोस्त ने हम्म, मेरा फॉर्म फिल कर दिया, तो पंकज और एक और जो दोस्त का नाम ले रहा हूँ हम्म। मैं, उन्होंने आईसीआर लिखा का, है आपने उसमें, जो आपने मुझे भेजा था हाँ उसमें नाम लिखा हुआ हाँ, है। तो उन्होंने फॉर्म फिल करवा दिया। हाँ। और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था उस टाइम, तो उन्होंने कहा देख कर देखो। तो मतलब भगवान भी चाहता था, डेस्टिनी ये हो मेरा। उसी बीच मैंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया, मेरा 2 नंबर से 1 नंबर से मैं छूट गया। तो मुझे था मैम की जॉब करना है, मुझे कुछ भी हो जाए। फिर आईसीआर का था, इसार सेंटर था मेरा। कितने साल के थे तब? मैम याद नहीं है, 12th के जस्ट 1 1.5 साल बाद की बात है। तब तक तो ग्रेजुएशन नहीं सोचा किया ही नहीं था, था, सोचा ही ग्रेजुएशन तो नहीं करना था। ही नहीं था। हम्म, हाँ, जस्ट ये था जॉब करना है 12th बेसिक। तो इसार सेंटर था शायद आईसीआर का, हाँ। हम्म, तो मेरा कंप्यूटर ही हैंग हो गया, ठीक है, और ना मेरे को कुछ आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म, तो मुझे लगा कि अब तो नहीं होना कुछ भी, और डी ग्रुप की फिर से तैयारी करते हैं। तो न्यूज़ सुनने में आया कि वो पेपर कैंसिल हो गया। हम्म, फिर जयपुर सेंटर आ गया, और जयपुर का किराया बढ़ा, मैं क्या आता कुछ है ही नहीं, क्या करूँगा। फिर उन दोस्तों ने किराया मैनेज कर दिया कि चल तू, मतलब जैसे पंकज था बोला घूमने चल मेरे साथ, किराया मैं कर दूंगा, तू पेपर मत देना। मैं कहा ठीक है। वहां जाके वो बोले कि एडमिट कार्ड तो निकलवा ही ले, पेपर तो दे ही दे। तो वहां जाकर के एडमिट कार्ड निकलवाया, ऐसा दिया, और भगवान की दया से 87th रैंक से मेरा, और श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोगनेर, हम्म, राजस्थान की, हम्म। उसमें एडमिशन हो गया। तो क्या बात है। फिर भी था कि पैसे कहाँ से क्या करना है। फीस वाला सवाल फिर से हाँ, आया होगा कि फीस कैसे भरेंगे? फिर मेरे को दोस्तों ने कहा कि इसमें एनटीए स्कॉलरशिप देगा 3000 पर मंथ, हम्म, आप शुरू में मैनेज कर लो। तो शुरू में कोई रिलेटिव से मैनेज किया, कोई मतलब परिवार वाले ही थे, हम्म, उनसे 10,000 रुपये लिए, वहाँ दे दिए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला तीसरे चौथे दिन तो मेरा एग्जाम है,
क्योंकि जो स्टेट एग्जाम से आए थे उनका तो सिलेबस हो गया था, मेरा कैंसिल हो गया आईसीआर का, उसके बाद गया हूँ मैं। 3-4 सीटें होती है आईसीआर की, उनमें हुआ था मेरा। तो मुझे पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, किसका एग्जाम देना है, और मुझे बोल रहे हैं एग्जाम है। तो जैसा तैसा करके मैं बाकी सब में तो पास हो गया मैं। बायोकेमिस्ट्री था एक, हाँ कुछ ऐसा ही था। उसका तो मुझे नोट्स भी कुछ भी नहीं था मेरे पास, उसमें बैकलॉग आ गया और स्कॉलरशिप खा गया वो मेरी। स्कॉलरशिप एक बार बैकलॉग आ जाए तो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, हम्म बिल्कुल। तो फिर था कि अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उधर से जहाँ से पैसे लिए थे वहां से प्रेशर स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये तो फीस के पैसे भर दिए, वहां जाके रहे हो, कैसे किया फिर वो वो मैनेज मैम उसमें फाइनेंशियली? 6,000 रुपये फीस थी, और जैसे 3-4 हज़ार रुपये घर से बन गए, 10 उनसे उठाए, हम्म, तो 7,000 के समथिंग हॉस्टल का था, 7 से 8। हम्म, तो वो वैसे किया था मैं। लेकिन जो 10,000 रुपये लिए थे उनका फिर देना था, उनको बोला 2-3 महीने में दे दूँ आपके। तो फिर वहां से आना स्टार्ट हो गया। मजबूरी होती है तो नहीं उठाते मैम फोन, क्योंकि मेरे पास आंसर ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। तो वो दोस्तों के पास कॉल आने स्टार्ट हो गए उनके, हम्म, तो वो बात कराते, वहां शर्म आना लग गया। फिर मैं क्या, अभी अभी छोड़ देते हैं। हम्म, तो मुझे एक पारिक समाज मिला, उन्होंने कहा कि हम करवा देते हैं आपको, कोई ना। तो उन्होंने फिर 2 साल तक तो फीस पे किया। हम्म। फिर पता नहीं उनको क्या लगा कि इससे कुछ नहीं होना, तो फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। फिर लास्ट ईयर में? 3rd ईयर में ही, 4 साल का था। लास्ट ईयर में वही कह रही हूँ। नहीं मैम, 2nd ईयर तक दिया, 3rd ईयर और थर्ड फोर्थ। ईयर में ही हाथ खड़े कर दिए? हाँ, तो 3rd ईयर में फिर मतलब ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, फिर सुसाइडल का ट्राई किया मैम। कि अब ना तो इधर के रहे, 2 साल घर वालों को उम्मीद दिखा दी कि क्या करेंगे, तो इससे अच्छा तो वो कर लेते हैं कुछ। फिर सेम दोस्तों क्या का किया सपोर्ट, था? सुसाइड के लिए मैम वो लटकने का, वो दोस्तों ने उतार लिया, हम लटक गए थे। वो किस्मत मतलब अच्छी थी हमारी, वो दोस्त आ गए थे टाइम पे जस्ट, तो बचा लिया उन्होंने। माँ बाप का नहीं सोचा उस टाइम पे? मैम उस टाइम उन्हीं का सोच के कि उनको क्या मुंह दिखाएंगे ये वो, मतलब बट 3 साल बहुत तक बुरा फेज था वो जिंदगी का। क्योंकि संडे को तो खाना मिलता नहीं था हॉस्टल में, उसका भी एडजस्ट कर लेते थे कि भूखा रह हॉस्टल लेंगे। में संडे का खाना नहीं संडे को मिलता मेस था? बंद होता है मैम, तो कैसे मैनेज करते थे? फास्ट है संडे का। हाँ, तो कहाँ, जयपुर में ही? हाँ जयपुर जॉबनेर में। तो तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ? मैम उसका टाइम नहीं था ना, जैसे 9 से 5 कॉलेज होता था। हम्म, अगर 5 आप बीच में अगर मिस कर रहे हो ना 3 दिन, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। 1,000 रुपये इज लाइक कि मेरा खाने का है महीने का ये भाई, मैं कैसे दे दूंगा। तो फिर वहाँ से दोस्तों ने बोला, फिर ये स्वास्तिक फैमिली थी वहाँ, मैं बोल रहा हूँ ना मैम, ऑन कैमरा कास्टिज्म का शिकार हूँ मैं वहाँ पे। वो था मैम कि सबका ग्रुप था वहाँ पे, ओबीसी का अलग था, जनरल का अलग था, ठीक है। तो उसमें मोस्टली जनरल के लोग थे। तो उन्होंने कहा हम पे करते हैं, तो 1.5 साल उन्होंने फीस पे किया। फिर लास्ट के 6 महीने में दोस्तों ने किया, और मैं यूपीएससी की तैयारी तब स्टार्ट कर चुका था। तो लास्ट 6 महीने भी मैम पैनिक अटैक्स आने लग गए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो एक बार फिर से ट्राई कर लिया सेम। फिर उसके बाद घर वालों को पता था ये? घर वालों को सेकंड टाइम पता था। सेकंड टाइम क्या किया आपने? सेकंड टाइम वो सेम ही। सेम चीज़? और फिर दोस्तों ने बचाया? हाँ मैम, वो मनीष काला, योगेश डुड्डी, वो विराट, मदन कोकना, वो आ गए थे। और मतलब अनफॉर्चुनेटली मनीष काला की डेथ हो गई मैम 22 में, जिसने बचाया, मतलब जो आया था टाइम पे। कॉलेज हॉस्टल में ही? कॉलेज हॉस्टल में मैम नहीं, बाद में रूम लेना पड़ा था। हॉस्टल के एक साथ पैसे नहीं बन रहे थे कि एक साथ फीस देना है आपको, शुरुआत में वो नहीं बन रहा था, तो बाहर रूम ले लिया था मैम। मैंने तो नहीं लिया, जैसे मदन कुकना दोस्त रहते थे मेरे सीनियर, तो मेरे को बोले कि आपको रहना है, आपको रेंट का बोला ही नहीं ना मैं, आप रहो यहाँ मेरे साथ। और वो मतलब बड़े भैया की तरह मेरे, तो उनके साथ रहता था मैं। और उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे सेकंड टाइम क्यों किया? वो मैम मतलब दिमाग ही ऐसा हो गया था मेरा, ये था कि 9 से 5 कॉलेज है, अब तो फीस भर गई थी 1.5 साल यूपीएससी की। करना है, मैं फुल पढ़ रहा हूँ मैम रात दिन। लेकिन कोई मुझे लग रहा आउटपुट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। धीरे धीरे फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, और दिमाग सा खराब होने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहते हैं लाइफ में। पागलपन सा हो गया था मैम, टैबलेट चली थी फिर मेरी थोड़ी दिमाग की, तो इस टाइप का हो गया था। क्योंकि 9 से 5 कॉलेज होता था, उसके बाद मैं 3-4 घंटे सोना स्टार्ट कर दिया था। मैं क्या, मुझे पढ़ना है। जैसे यूपीएससी सडनली कैसे आया दिमाग में करने का? यूपीएससी का अलग सा स्टोरी है मैम, कि जैसे शुरुआत में मेरी माता जी मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है मैम कि पीछे से तो 200 रुपये आते हैं, और अगर आप पानी पिलाते हो तो 220 रुपये मिलते हैं आपको,
घर से पानी लेके जाओ, जो वर्कर उनको पिलाओ, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा है। तो हमारी मतलब जो पैसा घिस जाता है ना, उसके बाद उनको 70-80 मिलते हैं बाकियों को। आपने बताया मुझे 60 रुपए आते हाँ, हैं। और उन जो पानी पिला रहे हैं उनको 20 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे। तो मतलब 80s-90s आने थे, पर पानी पिलाने के बाद भी उनके 60s आए थे, 60 या 70, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिले थे। तो मैं घर आया तो वो मैम रो रहे थे। मैं क्या हुआ मम्मी? तो वो गले लग के भी रोने लगे मैम। और उस टाइम मतलब वो अलग ही था। कॉलेज में थे उस टाइम? मैम मैं जैसे वहाँ से गया था, जब रमना सिरसा मैंने आईलेट्स की कोचिंग में, उसके बाद की बात है वो। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कही ये ऐसे हो गया। मैं क्या, वहाँ पे तो अपना ही कोई जानकार काम कर रहा है, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसके भरोसे गया वहाँ पे। वो 2-3 बैठे थे, सेक्रेटरी और जो भी है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो लोग बैठे थे। तो मैं वहाँ जा करके कहा कि 20 रुपये और एक्स्ट्रा आने थे, पर तो वो कैसे कटे हैं वो बता दो थोड़ा। तो वो मैम किसी अलग जानकार के चढ़ा दिया, जो भी हुआ उनका। तो क्या आगे कर देंगे एडजस्ट? मैं क्या आगे कैसे यार, इस बार मेहनत किया है और हमारे लिए तो बहुत है मैम, वो हमारा रोजी रोटी चल रहा है नरेगा से। तो उनको बोला भी, तो उन्होंने कहा कि कर देंगे, मतलब समझाया कई देर। वो नहीं है कि जाते ही गर्म हो गए। मैंने कहा रिकॉर्ड दिखा दो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम वो था ना कि सिरसा में रह रहा हूँ थोड़ा, वो गांव से बाहर चले जाते हैं तो आपका थोड़ा आ जाता है अंदर से, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बड़े हो गए हैं, अकेले रह रहे हैं। सीख रहे हैं, इंग्लिश ठीक ठाक हो गई है। तो वहाँ पे मैं गया, आवाना चेक रिकॉर्ड ये वो, ठीक है। तो बोले ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पे, सीधा ही। और वहाँ से फिर निकाल दिया। तो मुझे लगा कंडक्टर का बोल रहे हैं मैम, तब तक भी मुझे आइडिया नहीं था कलेक्टर क्या होता है। तो फिर एक दिन कॉलेज की बात है, फर्स्ट ईयर में रैगिंग चल रहा था, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के लास्ट में। तो जिसको ट्रीट बोलते हैं वैसे थोड़ा, तो सर पूछ रहे थे किससे क्या बनना है किसको। तो कोई बोल रहा था सुपरवाइजर बनूंगा, कोई बोला मैं पीएचडी करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ये किसी की कंपनी का था सपना। सबके सपने थे अपने, फिक्स था गोल। और मेरा कुछ नहीं था, मेरे को था कि जॉब करना है भाई। तो मैंने पूछा सर क्या स्कोप है बता दो, मैं कर लूँगा। तो देन मिर्ज़ापुर वायरल ही हुई थी तभी मुन्ना भैया के आईएएस वाईएएस बनो। मेरे को फर्स्ट सीजन आया था मिर्जापुर का। तो मुझे बोल रहे हैं आईएएस बन जाएगा। वो तो मुझे मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये था कि कोई गोलरख की तरह पेपर होता होगा, मैं क्या बन जाऊँगा सर, एक पेपर है कि 2 बता दो। तो बोले पहले सर्च कर लेना फिर बताना। तो मैं क्या ठीक है, और मैंने यहाँ पे आईएएस लिख दिया। इसकी मैं भूल जाऊँगा घर जाके किसकी तैयारी करनी है। तो मैंने रूम पे आया, मैं मेरे यहाँ पे बड़े पापा के लड़के रहते थे, सुमन दिल्ली। और ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात है? फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की, हाँ। तो मैंने कहा भैया यूपीएससी करना है। वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्हें पता था क्या माहौल है यूपीएससी का। बोले एक बार एसएससी देख लेते हैं, कुछ और कर लेंगे अपन। तो मैं कहा नहीं मेरे को तो ये करना है। और मैम जिद थोड़ी सी रही है मेरी शुरू से, बचपन से। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि ठीक है, उन्होंने 2-3 चैनल भेजे यूट्यूब के। तो मैं देख रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ तो आ नहीं रहा। मैं कहा इतना सिलेबस ये। फिर एक वीडियो था मैम किसका था, उसमें लिखा था कि आईएएस से कलेक्टर बनते हैं। और फिर वो बात हिट हो गई मैम की, उसने कहा था ना ज़्यादा कलेक्टर मत बन। तो उस टाइम मैम मैं थोड़ी समझदारी पकड़ गया था। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार कलेक्टर पावर क्या होता है वो देखें। फिर देखा तो मैम पता चला कि ये सारा उसी के हाथ में होता है, ठीक है। वो करप्शन अगर चाहे तो कर सकता है सब कुछ। तो मुझे लगा अगर मैं बन गया तो मैम मैं कितनी माँओं के साथ जस्टिस करूँगा। और वहाँ से मैम मेरा फिक्स हो गया। मैंने उसी दिन एक बना लिया कि 2023 हेमंत पारिक आईएएस। उसी दिन का मेरे पास पड़ा है, मैं आपको शेयर करूँगा वो। Really? हाँ उसी दिन लिख लिया था 2023। पता नहीं भगवान ने क्या लिखा यहाँ 2023 लिखा है। और उसी टाइम, ये 19 की बात है, 19-20 की। तो 2023 लिख दिया हेमंत पारिक आईएएस फिक्स। और उसमें जैसे लिखा एसए का पेपर है, जीएस 1 2 3 4, उसके मार्क्स सारे लिख दिए, इसमें इतने लाने, इसमें इतने। क्योंकि उस टाइम तो था कि आ जाएंगे वो, मतलब पता ही नहीं था क्या है। और धीरे धीरे टॉपर टॉक देखे 6 महीने तक। मुझे नहीं आइडिया था कि कौन सी टॉपर टॉक देखी है? सबसे ज्यादा इंस्पायर किससे हुए हो? मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं सृष्टि जैन देशमुख है ना, उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। कि मुझे नहीं पता था ऑप्शनल अलग भी होता है। उन्होंने सोशियो की किताब बताई थी ऑप्शनल, मुझे लगा यही होता होगा, मैं वो खरीद लाया। और मेरा ऑप्शनल सोशियो ही है। लोग पूछते हैं कि सोशियो क्यों लिया, मजबूरी में लिया था भाई, किताब भी खरीद ली, वापस तो बेच नहीं सकता, तो मैंने पढ़ ली वो। और पढ़ने के बाद हो गया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे देखा, फिर हिंदी मीडियम, मेरा इंग्लिश बहुत वैसे इतना नहीं था अच्छा यूपीएससी वाला, मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। तो एक दिन यूट्यूब पे आया कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। तो मैंने देखा सही में, तो मैम 800 1000 बच्चों में से 30-40 बच्चे जा रहे थे।
मुझे लगा यार ये इतने टैलेंटेड हो गए, 30-40 जा रहे हैं, मैं तो बिलो एवरेज हूँ, तो मेरा क्या होगा। फिर मैंने इंग्लिश पे काम स्टार्ट किया, क्या मीडियम इंग्लिश लूँगा। इंग्लिश में मैम जैसे शुरुआत में किताब खरीदने के तो पैसे थे नहीं, तो यूट्यूब पे जो लेक्चर होते थे वो कराते हैं ना मैराथन सेशन, उसमें रोक रोक के उनको कॉपी में लिख लेता था मैं। तो शुरू में गाइडेंस भी नहीं था, फिर धीरे धीरे सोनू जैन सर मिले कॉलेज में, उन्होंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, तो उन्होंने गाइड किया। सीनियर थे आपके? प्रोफेसर थे वहाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अपने टाइम में इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया। फिर उसके बाद जैसे मेरे एरिया से एक नरेश जी राजेरा का सिलेक्शन हो गया था, वो बैकग्राउंड उनका सेम सही था, उनके पिताजी भी टेलर का काम करते थे, तो मुझे लगा यार कि हमारे जैसों का भी होता है। फिर एक गौरव पांडे सर हैं, क्योंकि उस टाइम मैं टेलीग्राम यूज करने लगा था, ग्रुप में मार्कशीट आया गौरव पांडे, नॉन रिकमेंडेड, लेकिन इंटरव्यू दिया था। और इंटरव्यू दिया तो मैं बिगिनर, मेरे लिए तो वो भगवान हो गए। तो मैंने उनका आईडी था उस पर मैसेज कर दिया टेलीग्राम पे ग्रुप से कि सर प्लीज़ ये वो मुझे गाइड कर दो और मैं पूरा डिसिप्लिन से रहूँगा। काफ़ी मैसेज किए तो उन्होंने एक दिन शेयर किया, मैंने कहा सर नंबर दे दो अपना, उन्होंने नंबर दे दिया, कॉल पे बात की, उन्होंने लिखवा दिया क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये किस सन की बात थी? कौन से कॉलेज के कौन से ईयर 20 में की थे? बात है मैम ये, कौन से ईयर में थे? 2020 में मैम, सेकेंड ईयर में था मैं। सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर, हाँ। तो उन्होंने दे दिया मुझे सारा, बता दिया, फिर मैं फॉलो करने लग गया। फिर विजयवर्धन सर सिलेक्शन हो गया था, जैसे मेरे मतलब बुआजी के लड़के मानो उनको, तो उन्होंने गाइड किया कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है। और गौरव पांडे सर तो मैम इतने साथ रहे कि मेरे को कभी भी दिक्कत होता ना, आधी रात को भी, तो यूपीएससी में मैं बहुत इमोशनल बंदा था, रोने लग जाता था, तो उनको फ़ोन कर देता, वो समझाते हैं कि क्यों रोने लग जाते थे? मैम बस ऐसा ही फैमिली का देख करके कि कैसे क्या होगा सारा, तो वो समझाते हैं मैम, बहुत समझाया उन्होंने, बहुत हेल्प किया। और भगवान ने उनका सुना मैम, 21 में उनका आईपीएस हो गया। आईपीएस है अभी वो, एमपी कैडर के। ओके। हाँ, देन गौरव पांडे सर मिले, उन्होंने समझाया। फिर कॉलेज में धीरे धीरे मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, 6ठी क्लास से, कि मुझे पता था मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं 11-12 समझ लूँ। और मेरा रिवीजन ये था मैम कि बढ़िया से रिवीजन करना है, 10-12 रिवीजन एनसीईआरटी के किए। फिर मैंने सर ने कहा था कि पीवाईक्यू उठाना है, मैंने 1979 से पीवाईक्यू उठाए, उनको देखा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक 1979 से? जी मैम, पीवाईक्यू मैंने वहीं से किया, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की। कितने सालों के पीवाईक्यूज करे हैं आपने मैम? और तब से तो लेके आई थिंक पैटर्न बहुत बार चेंज हुआ है। मैम पैटर्न मान रहा हूँ मैं चेंज हुआ है, पर जैसे गवर्नर है, गवर्नर तो गवर्नर ही रहेगा ना, कितना का मोल्ड कर दो उसको, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही रहेगा। सेम इकोनॉमिक्स में मैम रेपो रेट तो रेपो रेट रहेगा ना, तो वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। तो मैंने वहाँ से और पढ़ा भी ऐसे, जैसे गौरव पांडे सर ने कहा था कि एक क्वेश्चन है उसमें, एक तो इस साल का क्वेश्चन है, 3 फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि 3 जो ऑप्शन गलत है ना, वो आगे कोई स्टेटमेंट बन के आएगा या कोई क्वेश्चन बन के आएगा, उन पे रिसर्च करना है अच्छे से। तो मैंने वैसे ही किया मैम। फिर स्टैंडर्ड बुकलेट्स के मैम 10-15 रिवीजन किए अच्छे से, कॉलेज में टाइम था अपने पास से, और ये था। फिर धीरे धीरे चलता गया। फिर 4th ईयर में आइडिया नहीं था, ये था कि अभी आईएएस बन जाएंगे, वो अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया। देन कॉलेज पास आउट हो गए, मतलब फेयरवेल चल रहा था, हाँ मेरे को आज भी याद है कॉलेज का। तो उससे पहले दिन ये था कि आप कल आपको जाना है, यहाँ से छुट्टी है, कल हॉस्टल बंद हो जाएगा। फिर 2 ऑप्शन थे मैम कि दिल्ली या घर, क्योंकि घर पे कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन एक चीज़ सुनिए, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही कर रहे थे? थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, दिमाग में था कि कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है ना? चलिए सेकेंड ईयर से छोड़े, बट 4th ईयर तक आते आते आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर सुसाइडल थॉट्स क्यों? मैम उस टाइम मैं, जब पता था कि यही करना है ज़िंदगी में। मैम वो लोगों के ताने, मतलब लोगों ने बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे? कोई जैसे कोई टीचर मिल रहा है तो डायरेक्ट बोल देता तेरा कुछ नहीं होना। क्यों? क्या सुपरवाइजर की तैयारी कर ले, अभी भी ऑप्शन है, ठीक है, टाइम है। डिमोटिवेट करते थे हद लोग। से ज़्यादा मैम। लोग मेरे से बोलते थे प्रियम्बल की स्पेलिंग सुना, प्रियम्बल सुना, यूपीएससी ई लिखता था मैम, मैं इतना बोला था, सी का नहीं पता था, ई लिखता। मेरे को बोलते यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, जाता हूँ तो ओ आईएएस ये वो हद से ज़्यादा टोंट होते थे मैम, कोई लिमिट नहीं है। और एक बार तो लास्ट में ये आ गया था कि खाने खुने का कुछ है ही नहीं मैम, कि कल क्या खाऊंगा ही नहीं पता, क्योंकि बाहर रह रहा हूँ, हॉस्टल में भी नहीं रह रहा, और हॉस्टल में
कुछ मतलब हो गया था उधारी, तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया था साहब कि आगे से खाना नहीं देना। हाँ, उस टाइप की सिचुएशन आए थे मैम। तो उससे मैं सोचा एक साथ ही निपट जाते हैं सबसे तो वो था मैम। और तभी सीटेट की कोचिंग करने हम जो सिरसा बोल के गए थे घर वालों को, तो उसके बाद 4th ईयर के एंड में वो एग्ज़ाम दिया था ऐसे ही घर वाले तो बोले। घर वालों को पता था कि आप कॉलेज कर रहे हैं? हाँ, ये तो पता था। ये तो पता था। हम्म। जैसे वो सीटेट की कोचिंग के लिए गए थे ना हम झूठ बोल के, उसका फॉर्म आया, घर वाले बोले भर दें, उनको नौकरी से मतलब, उनको नहीं चाहिए, उनको पता ही नहीं है क्या है। ऑब्वियसली। तो मैंने वो दिया और तुक्के से वो भी हो गया था। फिर उनको थोड़ा भरोसा आना स्टार्ट हुआ मैम कि लड़का कुछ तो कर रहा है, पढ़ रहा है। उससे पहले घर वालों को बताया जब कॉलेज में कर रहे थे कि मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ? उनको आइडिया नहीं था। बात ही नहीं हुई कभी घर पे? मैं पापा से पहले बोला भाई यूपीएससी करना है, बोले कर ले। उन्हें नहीं पता क्या है ना, उन्हें तो यह है कि कोई जॉब होगी। तो उसके बाद जैसे बता रहा हूँ वो सीन मैम की कॉलेज का वो था कि अब जाना है, तो तब फ़ोन किया मैंने पापा को कि पापा आईएएस बनना है, क्या बन जा। उनका तो सीधा ही था। तो मैंने कहा बन तो जाऊँगा पर दिल्ली जाना पड़ेगा, कम से कम मान के चलो 2-3 लाख रुपए खर्चा। तो बोले अच्छा कोई ना कर लेना, घर भेज देंगे। उनका सीधा स्टेटमेंट था मैम कि मतलब किसके लिए कमा रहे हैं, तेरे लिए, घर भेज देंगे। उनको भरोसा हो गया था उस टाइम कि लड़का पढ़ रहा है, घर भेज देंगे। क्योंकि मैं घर जाता मैम ना छुट्टियों में, तो मेरा ये था कि मुझे पढ़ना है। मैं सबसे कट हो गया था, दोस्तों से, ना मेरा सोशल मीडिया है कोई, ना मेरा कुछ और है। तो फिर मैं मन में वो वही था कि घर तो नहीं बिकने दूंगा आपका, कि जितना है उससे बढ़ा के देना है, कुछ कमी तो नहीं आने देंगे। तो फिर मैंने सारा कुछ काउंट किया अपना, मेरे पास 1500 के समथिंग रुपए थे, शायद 1500 ही थे हाँ। उसके बाद मैम फेयरवेल पार्टी था, तो जूनियर्स ने तिलक निकाला, 100 वहाँ चले गए 1400 बच गए। और सामान पैक किया, दिल्ली की बस में बैठ गया 1400 लेकर के। नहीं पता कि कहाँ रुकना है, लेकिन यह था कि हो जाएगा, कुछ तो करेंगे। तो मैं फिर याद आया कि जोगेंद्र सियाग रहता है मेरा दोस्त यहाँ पे, जो कि इस बार मेंस देगा बेचारा। तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैं कह यार मैं दिल्ली तो आ गया, अब थोड़े दिन एडजस्ट कर ले, फिर मैं कर लूँगा मैनेज। मैं उसके पास, उसने लोकेशन भेजा, तो वहाँ तक पहुँचा तो मेरे पास 240 रुपये बचे थे। तो मैं उसके आगे मैं रोना भी आ गया कि यार एक बार देख ले। क्या कोई ना, तू पढ़ाई कर, अच्छे से हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी में काम देखा, तो मिल रहा था मैम काम भी लाइब्रेरी में। उसके बाद फिर वहाँ एक सज्जन से मुलाकात हुआ, उसने कहा कि श्री मांगेलाल जी पारिक हैं, राजकुमार जी पारिक है और अविनाश जी पारिक, वो बिजनेसमैन है, ठीक है, और कास्टिज्म हर जगह चल रहा है। मतलब सीधी सी बात है, मैं भी हेमंत पारिक हूँ, तो वो बोले तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो मैंने कभी शर्म नहीं की मैम, जहाँ लगा मुझे हेल्प मिल सकती है मैं वहाँ गया हूँ। तो उसके बाद मैंने जस्ट उनका एड्रेस लिया, रैंडम पहुँच गया, गेट बजाया, तो जो दादाजी थे उन्होंने खोला, बोले हाँ जी। मैंने कहा जी मांगीलाल जी पारिक से मिलना है। क्या जानते हो? मैं क्या नहीं पर मिलना है। क्या मैं ही हूँ भाई, बोल क्या सहायता करूँ। मैंने कहा सर बैठ के बात करते हैं। मैंने उनको भी कहा कि यूपीएससी करना है। कहाँ रहते हैं वो मीरा बाग के पास वहाँ। तो उन्होंने पहले कहा एकेडमिक बैकग्राउंड, मैंने कहा जी 10th हुआ है 60 से, 12th हुआ है 60 से। फिर सच्चाई बताया था मैंने कहा जेबीटी में बैकलॉग आ गया मेरे, कॉलेज हुआ है उसमें भी स्टार कई लगे हैं और 61% से मेरा कॉलेज है। तो बोले थोड़ा सोचना ही पड़ता है, मैं ऐसे इन्वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। बोले यार एसएससी देख लो, हेल्प तो कर देंगे। मैंने कहा नहीं सर एसएससी नहीं होगा, यूपीएससी होगा। तो बोले ठीक है चलो प्री तक देखते हैं। उन्होंने कहा तुम रूम लो जा करके, बता देना कितना है, हम डाल देंगे अकाउंट में। तो मेरा यहाँ पे पटेल नगर में मैंने रूम ले लिया और पहले महीने में मेरा खर्चा आया था 12,500, उन्होंने 13 डाल दिया अकाउंट में और खर्चा था 12,500, मैंने 500 रिटर्न कर दिया उन्हीं के अकाउंट में। तो इस तरह उनको भरोसा हो गया मैम। मैंने कहा सर एक्स्ट्रा लड़का ईमानदार है। हाँ, भरोसा जितना बढ़ता है मैम। और वो 500 मेरे क्या काम आते मैम, मैं बिगड़ता ही कुछ पिज्जा पुज्जा खाता है, ऐसे आदत पड़ती, ठीक है। तो फिर उन्होंने ऐसे करके किया। फिर जैसे ही प्री का रिजल्ट आया, डर नहीं लगा कि जेब में सिर्फ इतने रुपए और दिल्ली जैसे शहर में आप आए हुए हो, पता नहीं है करना क्या है आगे? मैम इतना श्योर था कि जैसे अभी हम 0 पे थे घर पे, क्योंकि मनरेगा लोएस्ट काम है, ठीक है, तो उससे नीचे तो नहीं गिरेंगे। अब अगर मैं यूपीएससी में फेल भी होता हूँ ना, तो वहाँ पे तो मैं रहूँगा। और मुझे फैमिली का सपोर्ट इतना मिला है मैम कि दुनिया से हार सकता है इंसान। जब घर जाएगा ना, अगर उसके मोढे पर एक बार हाथ रख के घर वाले बोल देंगे ना कि हम साथ हैं, दुनिया वापस जीत लेगा वो। तो मेरा ये था मैम, मुझे मेरी माँ का, मेरे पापा का सपोर्ट बहुत तगड़ा था। और मे भी हो सकता है
वो बात तो थी शायद दिमाग में कि घर नहीं बिकना चाहिए। वो था मैम, जैसे बैंक से भी घर पे लोन है वो भी चक्कर काट रहे थे बार बार। हाँ ऑलरेडी लोन हाँ घर पे। मैम, किस बात के लिए? वो मैम काफ़ी मतलब पहले भी दिक्कतें थी जैसे घर पे, उसके लिए लिया। फिर सिस्टर की शादी थी तो उनके लिए, तो मतलब है थोड़ा, अब कर देंगे सारा मैनेज। अब तो हो जाएगा। हाँ। तो कौन से ईयर में आप दिल्ली आए हो? 2020 में? मैम सितंबर 22 में आया था मैं। 22 में आए हैं। मैं सितंबर 22 में पास आउट हुआ कॉलेज से, उसके जस्ट अगले दिन यहाँ दिल्ली आ गया। आगे क्या सोचा, कहाँ पढ़ना है, कैसे तैयारी मैम करनी है? मेरा मुझे लगा साइंस टेक एनवायरनमेंट वीक है मेरा, तो मैंने किसी टीचर थे संतोष सर, उनका चोरी चोरी पढ़ा था मैम। और मैं मतलब ईमानदारी दिखाई मैम मैंने। मेरा जैसे ही प्री का रिजल्ट आया, मैं मम्मी पापा को फ़ोन किया, जिन्होंने हेल्प की थी दादाजी, उनको बताया। फिर जस्ट मैम इनके पास आया मैंने कहा थैंक यू सर। तो उन्होंने कहा कि थैंक यू किसका भाई, तुम तो स्टूडेंट नहीं थे ना। मैंने कहा सर स्टूडेंट नहीं था, पर चोरी चोरी आपका पढ़ा था। कैसे पढ़ रहे थे चोरी चोरी? किसी और के पोर्टल से मांग करके। हाँ, तो क्योंकि मैम पढ़ा है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया? हो गया मैम। 2022 में? 23 का दिया था, सितंबर 22 में यहाँ आया था मैं। फिर नहीं, आपने अच्छा बताया था कि आपने एक प्रीलिम्स कॉलेज के टाइम पे भी दिया था। हाँ कॉलेज में दिया था, उसके वो बाद कौन से ईयर में दिया? वो 22 वाला दिया था। 22 वाला ही हाँ। कॉलेज में दिया था और इसके बाद फिर यहाँ आ गए? हाँ, समझ नहीं आया, फिर से बताइए। 22 का प्री था मैम, 28 तो मई को था शायद, नहीं 5 जून को था, सॉरी 5 जून 5 जून को था। हाँ, वो दिया मैंने। मैं अंडर ग्रेजुएट था उस टाइम, पर वो चस्का था कि अभी बन ही जाते हैं, अपनी तैयारी हो गई है। लेकिन उस टाइम पता चला मैम कि आगे डिग्री भी चाहिएगा तो सारा। प्री निकल गया था उस टाइम पे भी? हाँ, तैयारी अच्छी थी मैम अपनी। बढ़िया। मतलब फिर मैं इधर आया। फिर 2023 का दिया? हाँ, 23 का दिया तो सीसेट बहुत ज़्यादा टफ लेवल का था। तो जैसे 23 में मैम इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा जिस दिन जो था ना, तो पापा ने घर पे पूजा रखवा ली, बोले कि तुम्हारा है, और आसपास के लोगों को बुला लिया। हमारे ये बहुत पता नहीं क्या है पापा को, वो बुला लेते हैं, ठीक है। और पंडित जी बैठे हैं पूजा कर रहे हैं। तो मेरा जैसे ही जीएस का पेपर देकर मैं निकला, तो पापा बोले कैसे हुआ, सबको पता है जीएस किस लेवल का था। अब मैं क्या बोलूं कि तेरे लिए पूजा रखवाई है, तू जल्दी से दूसरा पेपर और दे और जल्दी से पूजा में बैठ के हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ दूसरा दूं या ना दूं, इतना खराब हुआ है पहला पेपर भी, क्योंकि मैम रैंडमनेस सीसेट का? जीएस का दूसरा सीसेट का था? जीएस तो बहुत टफ था मैम, तो मुझे लगा कि चांस ही नहीं इसमें, तो 40 भी नहीं आएंगे। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैं क्या पेपर दे देते हैं सीसेट में, तो सीसेट का दिया, वो उससे टफ। फिर पापा फोन करके पूछ रहे हैं, मैं बहाने बना रहा हूँ कि कल सुबह पहुंच जाना है, पूजा में बैठना है। मैं बोल रहा हूँ नहीं पापा, अभी तो थोड़ा और पढ़ना होगा, 1-2 एग्जाम और है मेरे, वो दूंगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्री तो हो जाएगा, आगे भगवान कैसे सुनेंगे, फिर पूजा में नहीं बैठेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि प्री नहीं हो रहा। और मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंसर की मिलाया, तो उसी सेट में मेरे 56 बन रहे थे। चाय पियोगे? नो मैम, एक बार पानी पियेंगे, एक बार फिर पियेंगे। हाँ चाय जब तक बोल देते हैं, मैं बोल देना बाहर क्या चाय भेजते हैं। तो तभी फिर 56 बन रहे थे। तो फिर पापा के फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और सबको पता है आस पड़ोस को कि प्री दिया है, बेइज्जती काट रहे हैं वहाँ पे। तो मैं जैसे ही ठीक है घर चलता हूँ, मैं फिर घर जाके बहाने करने लग गया, अभी रात भर जागा हूँ मैं, मुझे सोना है, पूजा आप कर लो, ये कर लो। कि 2 मिनट बैठ जा, हवन में कुछ नहीं होना। वो धक्के से बैठा दिया। तो उसके बाद विजन की आंसर गया, मेरे दोस्त का फ़ोन आया मनजोत का कि क्या रहा भाई। मैं क्या यार 56 बन रहे हैं, कि किससे, मैंने नाम लिया पर्टिकुलर कोचिंग का, क्या वीडियो से मिलाया। मैं क्या हाँ, कब देख, फिर देखा तो वो वीडियो डिलीट कर दिया उन्होंने। गलत ही वो आंसर बहुत ज़्यादा। देन मैंने मैम विजन और उन जो पर्टिकुलर 5-7 कोचिंग थे उनसे मिलाया, मेरे ठीक आ रहे थे मैम, 89-91 आ रहे थे सी सेट में, और जीएस में मेरे बढ़िया आ रहे थे 100, ठीक है। तो मेरा था कि अब तो हो जाएगा। फिर थोड़ा खुशी मिला, फिर ये लगा ना हो जाएगा। तो मैं जस्ट बैग पैक किया, दिल्ली आया। तो प्री का जिस दिन रिजल्ट आया, मेरा प्री हो गया, और मैं नागौरी टी स्टॉल पे चाय पी रहा था, उदास था बिल्कुल। तो उस टाइम फिर अब क्यों उदास थे? अब तो मेंस लिखने वाले थे। मेंस का तैयारी नहीं है ना, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है कोचिंग के, टेस्ट सीरीज के। तो सर मिले, एक रजत सैनी सर सीनियर हैं, और वो भी यूपीएससी कर रहे हैं, पर उन्होंने उस साल स्किप किया था। बोले और भाई क्या हुआ? मैं क्या सर प्री हो गया। तो क्या उदास क्यों है, खुश मनावा, क्या बड़े बड़े योद्धा इसमें तो गिर गए। मैं क्या खुशी तो तब, लेकिन मेरे पास ना तो पैसे हैं टेस्ट सीरीज के, ना मेरा कुछ और है। भाई मैं टेस्ट सीरीज नहीं ले सकता, मुझे वो है कि कोई। तो उन्होंने कहा
थोड़ी देर मेरे पास बैठे, उन्होंने समझाया कैसे क्या अप्रोच करना है, हम्म। क्योंकि मैम कंटेंट तो पढ़ा था इतने साल से, पर ये नहीं पता ना कैसे क्या डालना है उसको। तो उसके बाद उन्होंने समझाया, तरीका अच्छा लगा। और मेरा है मैम, मैं शर्म नहीं करता मांगने में। मैंने कहा सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 3 महीने हेल्प कर दो, आप बोलोगे मैं उतना घसा लूँगा खुद को। और किस्मत भी बहुत अच्छी है मैम, मतलब कि वो है ना कि ऑल द वर्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम इफ़ योर इंटेंशंस आर गुड। तो उन्होंने हाँ भर के मैम 3 महीने मेरे साथ मेरे रूम पे रुके हैं। वो 3 महीने रुकना किसी रैंडम बंदे के साथ। रियली? हाँ, और मैं अच्छे से, उन्होंने मेरे को तैयारी करवाई। उसके बाद सोशियो में दिक्कत था कि कोचिंग, मैंने सोशियो निषाद सर को बोला, मेरी कंडीशन बताया, उन्होंने फ्री में फाउंडेशन दे दिया। वहाँ से मैंने फाउंडेशन किया, पर वो है ना मैम की वैल्यू एडिशन तो करना पड़ेगा ऑप्शनल के लिए? हाँ। तो फिर नितिन सर हैं, वो भी सीनियर है मैम, तो उन्होंने स्किप किया था उस टाइम, तो वो मिले। और अरविंद सर थे, वो मिले। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सोशियो के लिए कुछ, उन्होंने सोशियो में हेल्प किया। और जैसे ही भगवान की दया से मेंस का रिजल्ट आया, वो भी मैम थोड़ा यही था कि GS3 थोड़ा बिगड़ गया था, तो मैं 4 देने से पहले रो रहा था कि बुरा हाल है कि दोबारा ही देना पड़ेगा। और भगवान ने सुना कि GS3 में बहुत 3rd हाईएस्ट या 4th हाईएस्ट है, तो बढ़िया नंबर आ गए। और मेंस का जैसे ही रिजल्ट आया, भगवान की दया से लिस्ट में था मैं। फिर पूजा काम आई पापा की? क्या लगता है? मैम उन्हीं का ही काम है कर्म, मेरे तो इतने अच्छे नहीं है। जो जबरदस्ती हवन में बिठाया था सुबह सुबह, वो काम आया या नहीं लग रहा है? मैम काम आया। सारा प्रभु का ही है मैम, मेरा कुछ नहीं है इसमें। वो ऐसे कहते हैं ना कि हम तो आगे चलते रहे और काफिला बढ़ता गया, तो ऐसे ही आपको एक हेल्पर्स मिलते रहे। हर कदम पे मिला है मैम, पता नहीं कैसे। फिर जैसे अभी मेंस का रिजल्ट आ गया, अब हम डेफ भरने जा रहे थे, तो हमें कोई मिला, हम इंग्लिश में भर रहे थे अपना मीडियम, क्योंकि मैम कंटेंट सारा इंग्लिश में पढ़ा है। अब मुझे नहीं पता मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्लियामेंट को क्या बोलेंगे, ठीक है, तो हिंदी मीडियम कैसे भर दूँ मैं। फिर किसी ने कहा कि वो इंग्लिश चाहिए, क्लास वाली इंग्लिश चाहिए, तुम्हारी वो नहीं है, तो डर के हमारे हिंदी भरवा दिया, और मैंने भर भी दिया। फिर हिंदी में मैम मैं जैसे न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, तो बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ नहीं है मैम उसमें, ठीक है। मैं कहा ये क्या ले लिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर मैंने अरविंद सर जो सोशियो के लिए थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाओ। तो उन्होंने भी इतना सुना मैम, भगवान की दया से मेरे साथ रुके फिक्स इंटरव्यू तक 3 महीने। मेरा पता नहीं क्या मैम सहयोग बैठा है, साथ ही रहते थे मैम, उन्होंने तैयारी करवाया। और उसके बाद जैसे मेरा था कि मेरे पास ब्लैक पैंट था, कॉलेज का ड्रेस था, उसमें मैं इंटरव्यू देता, क्योंकि मेरे पास नहीं थे मैम पैसे। तो अरविंद सर जो है, उनको पता चला कि कंडीशन ख़राब है, तो उन्होंने घर बोल करके अपने की, वो भी इंटरव्यू दे रहे थे उस टाइम, कि कोट पैंट लेना है, पैसे मंगाए, और उन पैसों से मेरा कोट पैंट सिलवा दिया। खुद पुराने वालों में इंटरव्यू दे के आए हैं। तो इस तरह के मतलब उनका हुआ सिलेक्शन? मैम अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया मैम। इट हर्ट्स बहुत ज़्यादा मैम, तभी रिजल्ट का खुशी नहीं हुआ। जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, खैर देखिए उनके कर्म उनके साथ हैं मैम। होना उनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था इस बार, और फ्री में नहीं हुआ, तो खुशी नहीं हुआ रिजल्ट का, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया मैम। जैसे दिव्यांशी मैम थे, लहरी मैम, जो लाइब्रेरी में बैठते थे मेंस के टाइम, वो भी सीनियर थे, उनका 4th मेंस था, तो वो भी हेल्प कर देते थे। और जैसे हिमांशु के साथ, नवनीत के साथ, इनके साथ ग्रुप बन गए थे। फिर सोशियो के लिए अलग से, GS के लिए अलग से, इंटरव्यू के अलग से ग्रुप थे, तो उसमें हम आपस में डिस्कस करते, ऐसे करके मैम इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू वाले दिन भी मैम जैसे कि ये था कि बटन टूट गया। मैं जब कोट पैंट सिलवाया ना, तो मतलब मैं थोड़ा वहमी आदमी हूँ, मैं क्या है, तो अपशगुन हो गया, बटन टूट गया। हाँ। और उधर मैंने घर वालों को बुला रखा है, मतलब मम्मी भी आए थे, मेरे पापा भी, बड़े पापा और बुआ जी आए थे इंटरव्यू वाले दिन, वो वहाँ वेट कर रहे हैं। मेरा ये कि बटन टूट गया सुबह, अब मैम 6:30 बजे कहाँ से टेलर मिलेगा, कुछ कोट के बटन नहीं है मेरे, तो मैं क्या, चल देखा जाएगा जो भी होगा। मम्मी तो आई हुई थी, सुई धागा लेके कहाँ से लाते हैं यहाँ दिल्ली में? अरे ओल्ड राजेंद्र नगर में सब मिलता है, सुबह 6:30 नहीं मिलता, लास्ट मोमेंट पे। चलिए घर बताइए। तो 6:30 बजे सुबह हम वहाँ गए। फिर वहाँ पे वो भी पापा प्रसाद लेकर के आए थे, ठीक है। तो भगवान को बहुत ज्यादा मानते, तो वो सिर्फ अपना सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे वहाँ बाहर बैठ के। हाँ, तो मैं मम्मी पापा से मिला, गले लगा, ठीक है। अरे डायरेक्टली वो वहीं पे मिले आपको सुबह सुबह, वहीं से आए थे? हाँ, वहाँ पे मिला उनसे अच्छे से, और साथ में अरविंद सर को लेकर गया था। तो उन्होंने इतना चिल रखा कि मुझे नहीं पता ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इतना मतलब कोई टेंशन नहीं था बिल्कुल भी।
तो वहाँ गए, हम मिले सबसे, और उसके बाद हम अंदर एंट्री किए। तो वहाँ पे मुझे पहले पता चला कि सुमन शर्मा मैम है, देन पता नहीं क्या हुआ, एकदम चेंज कर दिया। ओह, कि लास्ट दासा मोमेंट पे सर चेंज है। कर दिया। हाँ, फिर एक बार और चेंज कर दिया कि शुक्ला सर है। फिर मेरा ये हो गया कि ये फेंक रहे हैं सर, ये नहीं पता किसी को। तो मैं साइड में जाके चिल होके बैठ गया, अभी जो भी मिलेगा देखा जाएगा। तो मैं बाहर बैठा था ऐसे टेबल पे, अंदर इंटरव्यू चल रहा है किसी का, मेरे से पहले कैंडिडेट का। तो शुक्ला सर थे मेरे, वो चेयरमैन सर बाहर आते हैं कोई काम से, काम किया अपना, मुझे दिख गया, मेरे बटन नहीं है तो मैंने बटन बंद नहीं, खुल के गया था मैं कहा खोल लेते हैं कि पता नहीं चलेगा थोड़ा। तो वो जैसे मेरे पास, जैसे मुझे दिखा कि ये वापस आएंगे, तो मैं पेड़ पौधे देखने लग गया, अभी इनको एंजाइटी ना दिखे। तो मेरे ऐसे साइड में खड़ा है ये इंसान, ठीक है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ। देखने के बाद कई देर सर एकदम बोले व्हाट्स योर नेम, मैं एकदम चमक के शुक्ला सर है। तो हाँ, मैं खड़ा हो गया, मैं कहा हेमंत सर। तो कहाँ से हो, मैंने कहा सिरसा हरियाणा सर। वेरी गुड। सिरसा हरियाणा? तो रेजिडेंसी वहाँ की ले ली थी ना मैम, वो कुछ मजबूरियाँ रही मैम 2016 में कि बुआ जी के पास रहना पड़ा। अच्छा, बुआ जी आपकी रहती थी वहाँ पे? हाँ, तो पापा और हम वहाँ रहे थे। ये तो आपने बताया नहीं, ये वाली स्टोरी बहुत तो आपने मिस मजबूरी कर है दी। मैम, मैं सोचा कि क्या ही ये स्टोरी तो आपने मिस ही कर दी। क्या ही बताना फिर। वो कैसे कैसे क्या हुआ था? वो थोड़े दिक्कतें आ गई थी, पापा के हेल्थ का इश्यूज था। तो वो मेरा, मुझे सिरसा आइलेट्स में मैं एडमिशन लिया है, तो रहने का वहाँ पे नहीं था कुछ। रेजिडेंशियल एरिया, उसका एड्रेस दिखाना था क्या? नहीं, लेकिन वही था मैम कि वहाँ पे बुआ जी के वहाँ रहे थे हम, इधर हम कुछ रह नहीं रहे, तो फिर वहीं का ले लिया था। तो और आपकी मदर? मम्मी अभी भी वहीं मनरेगा में राजस्थान में ही काम करते हैं अभी भी। अच्छा। हाँ, तो ये था। फिर इंटरव्यू में अंदर जैसे गए हम, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, पर आपका जो निवास है वो तो राजस्थान का हनुमानगढ़ में जन्म हुआ है, और रेजिडेंसी 2016 में सिरसा हरियाणा के लिए थी मैम। अच्छा। हाँ, फिर अभी वहाँ की है मेरी। हाँ, तो वही था। फिर अंदर गया जैसे मैं बोर्ड में, तो मुझे था कि ये इंसान मेरा जानकार है, ठीक है, और मेरे को तो नंबर देगा क्योंकि बाहर ही मुलाकात हो गई है। और क्या पूछा सर ने? बाहर बस इतना ही पूछा, कहाँ से हो? हाँ, और वेरी गुड बोल के चले गए। तो मैं एंटर किया तो सामने ही दिख गए, मैं ये तो अपने ही है। मुझे नहीं पता था अपने, एक वो आइस ब्रेक हो गया वहाँ पे। हाँ। पर मुझे नहीं पता था अपने ही मारते हैं यहाँ। तो अच्छा। जैसे मैं एंटर किया, ग्रेटिंग किया, तो उन्होंने कहा हैव ए सीट। मैं जैसे ही झुका तो स्टार्ट कर दिया शुक्ला सर ने क्वांटम से, हेमंत हैव यू हेard अबाउट क्वांटम। मैंने बताया, मेरा हिंदी मीडियम था, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। डू यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट एवरीथिंग इन क्वांटम बिकॉज इट्स इमर्जिंग टेक, ये वो सारा करके। हाउ क्वांटम इज थ्रेट फॉर चाइना, हाउ क्वांटम इज थ्रेट फॉर अस, ये मतलब जैसा करके उन्होंने बोला, मैं बताता गया। उसके बाद फिर दूसरे मेंबर आए, धीरे धीरे ऐसे काउंटर बहुत ज़्यादा किया, 33 मिनट चला। 2 मेंबर ने बीच में क्लैप किया था इंटरव्यू में, तो मुझे लगा अपना इंटरव्यू ठीक हुआ है, और मुझे ये भी था मैम कि अच्छा हुआ था, मेरी लाइन पे था इंटरव्यू। और उसके बाद मैं देख करके बाहर आया, मैंने बाहर पता किया 33 मिनट चला था। तो बाहर आते ही चेहरे पर स्माइल भी अलग थी, तो घर वालों ने बोल दिया हो जाएगा। मैं क्या पता नहीं चलता हूँ यूपीएससी है, पर उम्मीद है भी हो जाएगा। तो सर मतलब इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए क्वांटम के? जैसे आपने स्टार्टिंग तो बता दी, शुरुआत में ये कि हैव यू हेard अबाउट क्वांटम, देन क्वांटम कंप्यूटिंग पे आ गए। आपके बैकग्राउंड के बारे में सवाल पूछे उन्होंने? या मैम, बैकग्राउंड पे एग्रीकल्चर पे था। आपकी कहानी सुनी? नो मैम, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मेरा ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड था, मेरी हॉबी था काउंसलिंग टू फार्मर, वो मेरा हॉबी है, तो उसके ऊपर थे। उसके बाद जैसे जो जनरल टॉपिक है, एमएसपी हो गया, फार्म प्रोटेस्ट हो गया, राइस कल्टीवेशन हो गया, इनके ऊपर थे, तो यही चला था। उसके बाद आईआर पे भी नर्वसनेस एकदम गायब थी? मुझे नहीं लगा कि मेरी नर्वसनेस थी, बिल्कुल मैं चिल था, आराम से बता रहा था। ये लग रहा था कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ, फिर काउंटर कर रहे हैं, फिर आंसर दे रहा हूँ, फिर काउंटर कर रहे हैं, तो ये चलता रहा। फिर मुझे लगा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, 180+ आ जाएंगे। मैंने जैसे डिस्कस किया था लोगों से कि इस टाइप का मेरा इंटरव्यू हुआ है, देन दे सेड कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम टेंशन नहीं, मतलब 180+ तो श्योर है। और उसके बाद में फिर कास्टिज्म फैक्टर आ गया कि तुम ब्राह्मण है, शुक्ला जी ब्राह्मण है, 20 नंबर वो जोड़ ले, कोई मतलब ऐसे ही है जो जोक। तो मुझे लगा 180 तो वो 20 ही है, 200 आ गए अपने। और रिजल्ट आया, तो उस दिन मैंने, जैसे अतुल भैया थे, तो उनको फ़ोन किया कि रिजल्ट आया नहीं अब तक। वो बोले देखा नहीं तूने, अभी आया जस्ट। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा क्या रहा, अरविंद भैया का, क्योंकि मुझे पहले उनका था कि मुझे उम्मीद थी मैम टॉप 10 में आ जाएंगे, बहुत टैलेंटेड है। तो बोले नहीं आया लिस्ट में, तो अपनी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो रोना आ गया मैम। तो बोले तुम क्यों रो रहे, तेरा तो हो गया। पर मैं क्या ठीक है भैया हो गया, कहाँ।
उन्होंने बता दिया रैंक। मैंने फिर जस्ट मम्मी पापा को फ़ोन किया, अभी पापा ये रैंक हो गया। उसके बाद साइलेंट कर लिया फ़ोन को। अरविंद भैया को फ़ोन किया कि कहाँ पर हो, तो मैं उनके रूम पे पहुंचा। फिर उनका फ़ोन आ रहा कि तू कहाँ है। मैंने कहा मैं आपके रूम। क्या तेरे रूम पे आ जा। तो मैंने सोचा अभी मेरे रूम पे, मैं सोचा बैठते होंगे ऐसे ही दुखी होंगे। आकर देखा तो मेरे लिए वो मिठाई लेकर आए थे कि 2 में से 1 भाई का तो हो गया। तो वेरी नाइस, वो था मैम। आई मीन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे लोग हेल्प करने वाले। एंड आपकी तो पूरी जर्नी में वो ऐसे लिटरली ऐसा लगे भगवान ने ऐसे खड़े करके रखे हैं। पापा की पूजा पाठ बिल्कुल काम आई है हर जगह। हाँ मैम, माँ पापा दादी माँ का सबका आशीर्वाद हर जगह सिचुएशन काम आई है। और बिल्कुल। देन वो मिले, फिर बैठे रहे। मैंने साइलेंट कर दिया मैम। 780 प्लस मैम नए नंबर से कॉल उस दिन थे मेरे पास, जो मिस्ड कॉल थे लाल बटन में, मतलब लाल लाल दिखाता ना मिस्ड कॉल, हाँ वो था। तो मैं किसी का नहीं उठा रहा। मैंने किया पापा को फ़ोन। फिर मेरा था कि मैं अरविंद भैया के साथ रुकूँगा, पर उन्होंने कहा कि नहीं जा, तू घर जा अच्छे से। मैं घर पहुंचा तो मैंने पापा को फ़ोन किया रात को 1 बजे। मैं कहा पापा सुबह घर आऊँगा मैं। कहा ठीक है, कल किसी को भेज दूँगा, बाइक लेके ले जाएगा। उन्हें अब तक नहीं पता भी इतना बड़ा एग्जाम क्रैक हुआ है भाई, थोड़ी रिस्पेक्ट दे लो। ठीक है, माँ बाप के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो आप एज इट इज हमेशा वही वो तो है, रहोगे। तो उन्हें नहीं पता भी इतनी इज्जत होती है इस एग्जाम की। नहीं, उनके पास ठीक है नौकरी लग गया लड़का, हाँ, उनको इतना था अफसर बन गया। हाँ। तो मैंने पापा को फ़ोन किया था। जैसे मैं वहाँ पहुंचा, फिर पूछते हैं ना कि क्या आपका रिएक्शन था। तो सबसे पहले तो ये हो मैंने भाई को भी फ़ोन कर दिया था, बड़े पापा के लड़के रमन को, नवनीत को, राकेश को, मंजीत को, मेरे दोस्त पंकज को, इनको कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो सबसे पहले तो जोगेंद्र सियाग जो है, ये साथ ही गया था मेरे, जिसके पास मैं शुरू में रुका था, उसका भाई संजय सियाग है। वो अपनी गाड़ी लेकर के आया। हम जहाँ बस से उतरे, वहाँ से हमें बैठाया मंडी आदमपुर। वहाँ देखा मैम इकट्ठा हुई थी भीड़, सारे गांव वाले आए थे बहुत बढ़िया से, गाड़ियाँ खड़ी है काफ़ी। तो मैं कि ये इतनी इज्जत तो हजम नहीं होनी, इतना तो उम्मीद नहीं था। उसके बाद फिर उनके पास गए तो सबसे पहले मैं जिस शख्स से मिला, मेरे मम्मी पापा भाग के गले लग के रोने लग गए। और मैम मैं हंस रहा हूँ बढ़िया से मज़े से, वो रो रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ हो गए ना सपने पूरे, कर दिया ना बस। और क्योंकि मैम दुख में ही रोते देखा था उनको मैंने, ये दुख में तो बहुत बार रोए हैं, साथ भी रोया हूँ मैं। पहली बार खुशी से रो रहे थे तो मैं प्राउड फील कर रहा था कि ऐसा तो सभी के माँ बाप रोए ऐसे, तो यही था। तो फिर मिले, टीचर आए थे मेरे सारे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो भी टीचर थे सारे, सबने बढ़िया से मालाएं मुलाएं डाली, फोटो फाट करवाई जो भी है। फिर जलसा सा निकला, गाड़ियाँ मतलब बहुत मज़े वाला दिन था वो। हाँ, तो ऐसा लग रहा था इतने सालों की जो मेहनत हाँ, है, तपस्या है, वो पूरी हो गई है ना। हाँ वही था मैम। फिर जैसे पापा को पूछा मैंने, कहा आपका रिएक्शन क्या था। तो पापा लोग को पता नहीं क्या होता है, जैसे मेरा प्री का रिजल्ट आया, पापा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी उनको। ये मैं कहा कि बात है, मेंस भी होना है, आगे इंटरव्यू भी होना है, नजर लग जाएगी किसी की, मरे हम दो। कुछ नहीं, मेंस हुआ बांट दी। और इंटरव्यू जिस दिन रिजल्ट आना था ना, उस दिन वो बैंक में गए थे, पास के गांव में बैंक, हमारे गांव में बैंक भी नहीं है मैम, इतना बैकवर्ड है। तो पास के गांव में बैंक है 8-10 किलोमीटर, तो वहाँ से मम्मी के मनरेगा के पैसे लेने गए थे वो, कि मेरा लड़का रिजल्ट है मिठाई बांटूंगा। तो मैंने उस टाइम फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं कि लोगों से कटवा रहा हूँ मैं ऐसे, कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं। हाँ, तो वो था मैम, मतलब बढ़िया। मम्मी से किया, मम्मी सिर्फ कोई पूछता है कि बेटे का हो गया कैसा फील हो, रोने लग जाते हैं, उनसे बोला ही नहीं जा रहा। हाँ ऑब्वियसली बढ़िया है। फिर सिस्टर और सारे मिले। मम्मी को बोला नहीं, मम्मी जो बोल रहा था ना कहीं का कलेक्टर है क्या तू, जवाब आज दे के आऊंगा। नहीं मैम, सबके मैसेज आए थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। आई वाज लाइक कि ब्रो उस टाइम कहाँ था। वही है मैम, सब ढूंढ लेते हैं आपको। तो मेरा ये था मैम, शुरू से जिस दिन तैयारी स्टार्ट की कोई सोशल मीडिया नहीं था मेरा, उसी दिन डिलीट कर दिया सारे। और अब जो स्पोर्ट रहा सबसे बड़ा, वो मेरे लिए मेरी दोस्त का रहा। जैसे पेरेंट्स का तो कोई रोक भी नहीं सकता, होता ही है, पर मुझे लगता है मैम जो वो दोस्त सपोर्ट कर सकते हैं ना, मतलब जो दैट्स ट्रू। आप हर चीज पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। पर मेरी जो दोस्त थी, मैं उससे सब छोटी मोटी सब शेयर करता, ठीक है। हाँ, और मतलब कहाँ मिली है?
आप तो बताओ। ये थोड़ा पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा, अभी ठीक नहीं रहेगा। बुलाएंगे आपको। बिल्कुल 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 सही है। तो वो क्या करती हैं? वो तैयारी चल रहा है उनका, यूपीएससी गई, मतलब यही छोटी मोटी तैयारियां जो भी है, स्टेट लेवल सर्विसेज वगैरह की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका सपोर्ट रहा, मतलब इमोशनल सपोर्ट बहुत तगड़ा था। नाइस, वेरी और मेरा जैसे 22 मैं दिल्ली आया था ना, मैं उसी टाइम मेरा D3+ भी में जॉब लग गया था दिल्ली में, प्राइमरी टीचर। जो सीटेट हो गया था ना, उसके बाद 1-2 एग्जाम और हुए थे एक ही दिन में, वो हो गए थे। तो उसके बाद भी मेरा यही था कि मैं छोड़ रहा हूँ ये, मतलब टीचर का। तो उन्होंने ही सीधा कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, तू छोड़ दे। मैंने कहा कि कल को दिक्कत होगा फिर, कहीं इतना तो है कि मैं कमा के खिला दूँ। हाँ। और जैसे मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने टीचर का छोड़ रखा है। गांव वाले तो यही बोलते थे जैसे कि बहुत बड़ी गलती कर दी इसने। मैंने इंटरव्यू दिया है ना, उसके बाद भी उनको लग रहा है कि इसने टीचर का छोड़ के गलती कर दी, अब कुछ नहीं होना। जो वो जोगिंदर त्यागी इंटरव्यू के जस्ट बाद भी मेरे साथ गया, तो उसको बोल रहे हैं मेरे पड़ोसी, तो आसपास के लोग, कि यार ये टीचर लग गया था, तुम इसको समझाते, ये करते वो करते हैं। क्या लग रहा है अभी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए आप फिर से एग्जाम देंगे? अब रुलाओ मत, मैम इस बार भी दिया है। कोई बात नहीं। इस बार पता नहीं क्यों का टाइम है, 105 जीएस में है और सीसेट में 125 है। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स बाकी। अटेम्प्ट्स तो है मैम, पर वही था ना। कोई नहीं, ब्रेक लो अभी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी जर्नी रही है ना, और जो रिज़ल्ट के बाद का सुकून है, इसको एंजॉय करो अभी। इसके बाद आराम से फिर से ऑब्वियसली आप दे सकते हो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। वही है मैम, देखते हैं अभी जो भी है। लेकिन खुशी है मैम, मेरे को ये नहीं है कि रैंक नीचे आ गया, क्योंकि लिस्ट में नाम आना बहुत बड़ी बात है मैम। क्योंकि जो फाइनल देखते हैं अपन इंटरव्यू, और मेरा पर्सनल है मैम कि जो इंटरव्यू में क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो गया, मेरे लिए वो IAS है। मैं अगर कोई ब्यूरोक्रेट है उसकी उतनी रिस्पेक्ट करूँगा जितनी उस बच्चे की करूँगा जिसने मेंस क्लियर कर दिया है। क्यों इंटरव्यू है मैम, लग का क्या मैं, जो नितिन सर जिन्होंने मुझे सोशल में सपोर्ट किया, जो अरविंद सर हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिनका 5th अटेम्प्ट था उस टाइम, उनको आप नितिन सर को मैम मेंस में उनका 830 के समथिंग स्कोर था, 114 118 नंबर दे करके बाहर कर दिया। तो वो तो नहीं है ना मैम, टॉप उनको एवरेज भी मिलते तो वो टॉप 50 में होते हैं। अरविंद सर हैं, उनको अब की बार 120 नंबर दे करके बाहर कर दिया। वो 120 डिजर्व कैसे कर सकते हैं मैम? आप इससे पहले साल इंटरव्यू में 173 आ रहे हैं उनके, नितिन सर के 187 आ रहे हैं, जो रजत सर थे उनके 187 आ रहे हैं, उसके बाद आप 120 की रेंज में देख करके उनको बाहर, तो वो मैं नहीं समझ रहा मैम। पर्सनैलिटी में इम्प्रूव किया ना उन्होंने तो। बिल्कुल। हाँ, और ये भी है मैम, सेम बोर्ड मुझे 120 दे रहे हैं, कोई दूसरा बोर्ड होता है 180 देता मैम। तो मैं लक्का क्या मान रहा हूँ इसको, तो मेरे लिए वो सेम रिस्पेक्ट है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ मैम कि सबकी रिस्पेक्ट करो यार, जिसने मेंस दे दिया ना वो IAS ही है। पता नहीं लोगों के क्या दिमाग में बैठ। अब क्या लगता है कि जो ये पिछले कुछ साल पहले 1-2 बार आपने जो ट्राई किया है जीवन से छुटकारा पाने का, वो गलती वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता, बहुत बड़ा होता मैम। और मैं स्टूडेंट को भी ये सलाह देता हूँ, जैसे मैंने कैसे ओवर किया। मेंटल प्रेशर आपने इतना झेला है सिचुएशंस के साथ, नो डाउट मैं समझ सकती हूँ। फाइनेंशियल सिचुएशन, सोशल प्रेशर, लोगों के ताने, सब चीज़ था मैम, सारी चीज़ें थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी से बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे मैम। जैसे कि मैं ओवरकम इस चीज़ से कैसे किया, वो ये था कि सेकंड टाइम जब ट्राई किया ना, तो मैंने पापा को मम्मी को बोला था, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए कोई IAS YAS कोई नौकरी, हमें बेटा चाहिए, ठीक है क्या हो जाएगा। और पापा का सिंपल डायलॉग था कि अगर कुश्ती जानते हो आप क्या होता है, रेसलिंग में होता है जो, बिल्कुल जानती हूँ कि 2 पहलवान अगर कुश्ती कर रहे हैं ना, लड़ेंगे, एक गिरेगा एक खड़ा रहेगा, और तू तो इतने पहलवानों के साथ लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, इससे नीचे तो जाएंगे नहीं, अभी 0 पर है ना, कोई ना, बस ये काम मत कर। तो वही मैं सबसे रिक्वेस्ट भी यही करता हूँ, अगर आपके किसी के और थॉट्स आ रहे हैं मैम, तो आप एक काम करना, मेरे कहने से अपने मम्मी पापा को पूछ लेना आपको IAS चाहिए या बेटा या बेटी, वो बोलते IAS, तो मैं आपके साथ मैं सपोर्ट करूँगा, आप कर लेना, ठीक है। हाँ, किसी के माँ बाप कैसे तब भी मैम उनका थोड़ा सोच लेना, यार मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठता और शायद आज यहाँ नहीं होता मैम, उनका भी क्या पता क्या हाल होता। आज जो इज्जत मिल रही है समाज में मैम, बिल्कुल इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है
कि कोई लिमिट भी नहीं है। बिल्कुल, आपकी जर्नी से ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को सीखना चाहिए कि मुझे सुन के ऐसा शौक लगा कि ये जब विचार आता है ये चीज़ करने का कि ज़िंदगी से छुटकारा चाहिए, तो इंसान कितना ज़्यादा मजबूर होगा। वही मैम, है ना? मजबूरी भी समाज ही क्रिएट करता है मैम। आज ये समाज मुझे इतना पूछ रहा है मैम कि मैं घर चला जाऊँ ना तो 2-3 दिल्ली कॉल आएंगे कि हेमंत को सम्मानित करना है। बिल्कुल। और मैं यही है मैम कि हेमंत अब क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? मम्मी की नौकरी छुड़वानी है? नहीं मैम, प्लान छोटे छोटे गोल है मेरे। जैसे मेरा प्री का रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया था कि यही था, प्री सबसे टफ होता है। मैं कहा मम्मी अब तुम IAS बन जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए। तो उनका एक ही था मैम छोटा सा कि अभी 2-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं घर पे मनरेगा से, तू हमें 10 दे देना, और बेटा कभी किसी गरीब को मत मारना। तेरी लोगों ने हेल्प किया, ठीक है, तब तू यहाँ पहुँच रहा है, तो तेरी बाकी जो है ना, तेरे जैसे 2-3 और बच्चे उनको पढ़ाना। तो मतलब सोच बहुत अच्छी है मैम मेरे माँ बाप की। That's true. तो यही टारगेट है। जब वो चीज़ वो सफ़र करके इधर तक आए हैं ना, तो वो सोच वही रहेगी कि जो चीज़ हमने सफ़र करी है ज़रूरी नहीं है हम सामने वाला सफ़र वही है मैम, अभी यही टारगेट है मैम कि अगर कोई मेरे जैसा हेमंत पारिक, क्योंकि एक हेमंत पारिक नहीं है मैम, मैं मेरे एरिया में बता रहा हूँ मैम कि एक बच्चा तो इतना टैलेंटेड था, वो खुद 10th में था, 12th के बच्चों को मैथ की ट्यूशन कराता था, और आज वो खेती कर रहा है मैम। मेरा जो 7 का टॉपर था प्राइमरी तक, उसके बाद शायद 9th में भी वो था, टॉपर था मैम। और मैं अभी मिला सिलेक्शन के बाद, तो मैंने पूछा अरे यार तू क्या कर रहा है आजकल, तो भेड़ बकरियां चरा रहा है, जस्ट बिकॉज कि टॉपर था मैम वो, और मैं एवरेज। सोच के देखो आप, नहीं मिला मैम उसको वो। मेरे भगवान ने सुनी मेरी, मैंने लोगों से हेल्प मांगी, हुआ। हेमंत पारिक एक नहीं है मैम, लाखों हेमंत पारिक दबे पड़े हैं। लोग अभी पूछ रहे हैं ना हेमंत पारिक को सम्मानित करना है, जो भी बोलता है मैं एक ही बात बोलता हूँ मैम, हेमंत पारिक को सम्मान तभी मिलेगा जब लाखों हेमंत पारिक दबे पड़े हैं, उनको निकालो ना। आज मेरे पीछे भाग रहे हो भाई, मेरे पास तो अभी सैलरी आ जाए, मेरे को चाहिए नहीं आपका कुछ, पर उन बच्चों की हेल्प करो ना यार जो दबे पड़े हैं। मैं अपने आप को सोचूंगा, जैसे मुझे बुलाया कहीं पे पारिक समाज में, जिन्होंने 2 साल बाद छोड़ दिया था, कि आपको सम्मानित करना है। मेरी एक शर्त थी मैम कि मैं 4 बच्चियां भेजूंगा, उनका दिल्ली रहने का खाने का सारा मैनेज करोगे तब आऊँगा मैं। क्या बात है, अभी आ गई मैम वो 4, मतलब अच्छी बात है। हाँ। दैट्स वेरी नाइस कि आपने जो चीज़ सफ़र करी है आप वो देख रहे हो कि यार और कोई बंदा ना कर पाए। एंड ज़रूरी नहीं है जो हेमंत पारिक को जो सपोर्टर्स मिले हैं हर सिचुएशन पे हर जगह, वो सबको मिले। वो टारगेट ही है, वो एक किस्मत की बात है कि आपको हर कदम पे एक ना एक साथ निभाने वाला और एक हेल्प करने वाला बंदा मिल गया। मैम एक छोटा सा टारगेट भी है हमारा, जैसे अभी मुझे वहाँ के जो एरिया है हमारा, वहाँ के विधायक जी हैं, प्रधान जी हैं, एक्स विधायक जी हैं, उन सब ने सम्मानित किया है। तो सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है मैम कि हर विलेज लेवल पर छोटा सा फंड बनाते हैं, स्टूडेंट फंड। उसमें कोई राजनीति कुछ नहीं है मैम, स्टूडेंट फंड, जिसमें कि जितने भी गांव के लोग हैं, कोई SSC में, D ग्रुप में, उनमें तो बहुत होते हैं मैम लगे हुए, वो महीने की अपनी सैलरी से 200, 400, 500 रुपये डालेंगे उस फंड में, तो बहुत हो जाएगा मैम। और गांव में 5-4 बच्चे ऐसे टैलेंटेड होते हैं जिनको मिल नहीं पाता अपॉर्चुनिटी, वरना वो कर सकते हैं कुछ, तो हम उनको तैयारी करवा देंगे मैम उस पैसे से। और शुरुआत में अपनी सैलरी आएगी उस दिन कर दूंगा मैम, अपनी सैलरी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीट का करना है, किसी चीज़ का करना है मैम उसको, नीट IIT किसी का, ये नहीं UPSC कैरियर है, चाहे वो किसी चीज़ की तैयारी करें, उसमें हम थोड़ा कर दें, उसके बाद वो आगे से करेगा। तो ये मतलब अच्छा, आपने इनिशियली बोला था कि इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, फिर इंग्लिश के लिए आपने हिसार में आइलेट्स भी किया, सिरसा में, हाँ मैम, हाँ सॉरी सिरसा में आपने आइलेट्स भी किया, एंड फिर कैसे इम्प्रूव हुई एकदम से, फिर सीधा UPSC भी इंग्लिश मीडियम में फोड़ दिया? एक तो आइलेट्स किया था मैम, हाँ। उस टाइम वो धक्के से बोलना थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, हाँ। धक्का करने लग गया, क्योंकि अंधों में गाना राजा था मैं, तो मैं जो मिलता उससे बोलता, भाई गलत बोल रहा हूँ उसको थोड़ी पता है, मेरे को पता है। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने UPSC की बात करें मैम, तो 6th क्लास से इजी तो मुझे नहीं लगता मैम कि कोई लैंग्वेज होगा, तो NCERT में 6th क्लास से स्टार्ट किया था मैंने, और किसी चीज़ को आप 10-12 बार पढ़ रहे हो तो वो तो मैम छप ही जाएगी। और मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग था मैम, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ ना उसको लिखूंगा कॉपी में, और शुरुआत में तो ये था, मैं अगर इज भी बोल रहा हूँ ना बीच में, तो उसको दोबारा लिखूंगा कि ये गलत हो गया पूरा। तो हार्ड वर्क तो किया है मैम, जैसे मेरा 9 से 5 कॉलेज था,
तो 5:30 मेरे पास 2 ऑप्शन होते थे, दोस्त लोग गेड़ियाँ शेड़ियाँ मारते थे, पार्टियाँ करते थे और मन सबका करता है मैम, यंग एज थी भी वहाँ जाऊँ मैं या फिर अपने थोड़ा करियर पे ध्यान दूँ। तो मैम शुरू से मेरा डिसिप्लिन ये रहा कि मैं 5:30 लाइब्रेरी जाऊँगा। उन भैया से भी बात कर ली थी लाइब्रेरी वाले कि मेरे पास नहीं है भाई 500 रुपये फीस महीने के, मेरी ये कंडीशन है। तो वो बोले IAS बन के कभी आ जाइयो यार। मैं क्या ठीक है, गया तो नहीं अभी जाऊँगा मैं। हाँ तो वो था, उन्होंने फ्री कर दिया। तो मैं 5:30 से रात को 12:30 या 1:30 भी बज जाते थे वहाँ लाइब्रेरी में बैठता मेरा, फिर आता रूम पे, वो ठंडा खाना मिलता। और मैम मेस तो इतना खतरनाक था ना हमारा, उसमें से मक्खियाँ मतलब ऐसे निकालनी पड़ती सब्जी में से कई बार, इतना गंदा था। गॉड। अब भी आप कभी लेके चलूँगा कॉलेज में, आपको देखना मतलब ये तक हाल था कि ऐसे निकाल के से आप नहीं जानते किसारी बोलते हैं हमारे, वो ऐसे कूदती है, थोड़ी बरसात हो जाती है वो टिड्डियाँ नहीं, उनसे छोटी होती है, तो ब्लैक सी पंखियाँ कहलाती हैं। हाँ पंखियाँ ठीक, उड़ती हैं। हाँ वो तो मतलब ऐसा शायद दिन होगा जब नहीं निकाली हो, तो सीधा अचार लेके उससे खाना वो एडजस्ट किया मैम। हाँ तो वेजिटेरियन को भी नॉन वेजिटेरियन बना देते थे वो इस टाइप का था। वहाँ भी एडजस्ट किया, फिर कैसे भी करके खाया और भगवान की दया से भगवान ने सुन ली और रैंक आ गया मैम। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे यहाँ पे जब मेंस के लिए? अब चूंकि मेंस और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो कितने घंटे आंसर राइटिंग करते थे? क्या क्या जो अरविंद सर थे उन्होंने आपको कैसे पढ़ाया, क्या किया? मैम घंटे, जैसे मैं प्री से बताऊँ, मैं दिल्ली आया मैम, तो मैं एक सोच गया था 2-2.5, उन्होंने जब सपोर्ट कर लिया ना मैम, तो उसके बाद मेरा 2 था। एक तो मेरा 9 बहुत क्लियर था, कोई बोल रहा है ये काम है, नहीं भाई मेरा कोई जानकार आ रहा है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ रुक जाऊँ, 9 भाई सीधा 9 था मैम। क्योंकि अब 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उनसे बात करूँ रख लूँ, कल को फेल हो गया मुझे कोई नहीं पूछेगा, सीधी बात है मैम। अगर आप कामयाब हो ना, सारे आपके साथ हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं है ना, फोन भी नहीं उठाते आपका। बिल्कुल, ये मैंने फेस किया है चीजें। मेरा था कामयाब हो जाऊँ खुद बोल जाएंगे। मैं किसी की शादी में नहीं गया, किसी में कुछ नहीं गया, लेकिन अब सबसे मेरा अच्छा लेंगे। तो मैं शाम को बैठता था मैम 7:30-8 बजे रात को, और सुबह 8-10 बजे तक बढ़िया से पढ़ाई। बीच में थोड़ा 1 घंटे इधर उधर घूमना हो गया, जो दोस्त लोग जो भी थे उनसे बात करना हो गया कुछ भी, तो मैं वो बात कर लेता था फोन पे या जो भी था। लेकिन मैं सुबह फिर 10 बजे तक होता, तब तक आंटी आ जाते, खाना बनाते, खाना खाया, उसके बाद सो गया। तो इसका फायदा ये हुआ एक तो मैम कि दिन में लोग साथ वाले होते हैं फ्लैटमेट कोई भी, कि यार वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ उनको पता है ये तो सो रहे हैं, कोई मेरे को तंग नहीं करता, कुछ नहीं, बस वही। और यही था मैम, रात को पढ़ना। फिर उठता मैं, मुँह हाथ धोया और चाय पीनी है तो चाय पी, फिर एक एनालिसिस देखता था यूट्यूब पे, क्योंकि इंग्लिश इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं हिंदू समझ लो। उसके बाद पता चलता अंदर क्या लिखा है, द हिंदू का। फिर हिंदू पढ़ता बढ़िया से। वेरी नाइस। हाँ, और फिर सेम शाम वाला शेड्यूल फॉलो करना। हाँ, मैं अभी पूछा ना, अभी जब आप आ रहे थे तो मैंने आपसे कहा पॉपुलर जूस तो सबको पता होता है, यू आर लाइक नहीं मुझे नहीं पता है मैम यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जैसे पटेल नगर से फाउंडेशन भी किया था ना, पटेल नगर से कोचिंग, मेट्रो से सेम में वापस जाना। मैं ये थालाश्री बोलते हैं यहाँ, फेमस है, पता चला मैंने कुछ नहीं करके देखा है। मुझे भी नहीं पता है, अभी मुझे किसने बताया कि वहाँ पे शूट हुआ है, एस्पिरेंट्स का शूट हुआ है शायद से, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो जगह। चलिए खैर हेमंत जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और लाइफ में आपने बहुत कुछ स्ट्रगल देखा है, दैट्स वाई डाउन टू अर्थ आप आज भी हैं, उस सिचुएशन पे हैं। और जो आप काम कर रहे हैं कि आगे जो बच्चे हैं मेरे जैसे 100 हेमंत और हैं, बहुत उठाने हैं मैम, वो बहुत उठाने। हर हेमंत को बस ये टारगेट है, हर हेमंत को निकालेंगे। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल रहे हैं वो फंड बनाने का, कि हर गांव में एक फंड बनाएंगे। तो मैम जो पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, तहसील लेवल पे, सॉरी, पूरा तहसील तो सुधर जाएगा मैम। और वो बोलते हैं ना मैम कि एक को देख करके दूसरा ऑटोमेटिक करने लग जाता है। बिल्कुल, हमारे अगर इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो लोग भी करेंगे उस चीज़ को फॉलो। दैट्स ट्रू। तो यही टारगेट है। एक NGO भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अगर मेरे को मिल गया थोड़ा कुछ सहयोग दोस्तों का तो वो भी करेंगे। और अभी टेलीग्राम भी चला रहे हैं मैम, उस पे भी हम 50 टॉपर को इकट्ठा कर रखा है एक ग्रुप पे, सारे एडमिन। कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है वो ग्रुप में अगर पूछ सके, ग्रुप में किसी को अगर मेरी तरह प्रॉब्लम आ रहा है कि लटकने का सोच रहे हैं तो वही DM कर दो, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा सिचुएशन है, मेंटल प्रेशर की वजह से लोग ये नहीं सोचते आगे पीछे का। खैर
देखिए वो तो बंदा वही जानता है जो उस सिचुएशन पे है, सोचा नहीं जाता मैम उस टाइम। उसके साथ क्या उस टाइम गुजर सिर्फ रही दिमाग है। में ही होता है कि ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही मतलब मैं काफ़ी ऐसे जब आप बात कर रहे थे ना तो मेरे दिमाग में वो पिक्चराइजेशन चल रहा था, विजुअलाइजेशन आपकी कहानी का हो रहा था, और बहुत ही लाइक ऐसे एकदम डीप थॉट्स से कनेक्टेड कॉन्वर्सेशन हमने किए। एंड आई रियली होप कि जो बच्चे भी आपकी कहानी जिन्होंने भी सुनी है, आपसे इंस्पायर्ड हैं और आप जैसे क्षेत्रों से आते हैं जिनको रिसोर्सेज उस लेवल के नहीं मिले हैं, वो कहते हैं ना कि खैर भोलों के भगवान होते हैं, या जिनके साथ सिचुएशन नहीं होती है, कोई भी होते हैं वो भगवान मेरा भी हर ये जगह मानना है होते कि हैं। भगवान किसी रूप में तो हेल्प करते, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप हेल्प लेने वाले बनिए। लोग बोलते हैं हमें यार, वो डीएम आते हैं मेरे पास डेली इंस्टा पे या जिस पे भी, टेलीग्राम पे, सेम चीजें मैं रिपीट करता हूँ कि क्या पढ़े। मैं बोल देता हूँ यार एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, सेम स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, ए पढ़ो। उसके बाद में हम सब टॉपर आपस में बात तो करते ही हैं कि किसका क्या। वो बोलते हैं ये मेरे पास भी सेम ही मैसेज कर रहे हैं, वो उनको कहते हैं यकीन ना नहीं कि होता। भगवान मदद भी उसी की करता है हाँ जो मदद के लिए मदद मांगे, हाँ, लायक होना चाहिए ना, लायक मदद। होना चाहिए। जो मांगे तो सही, हाँ। जो देखे तो सही, भगवान उसी के पास तो पहुंचेगा। बैठे बैठे आप चाहोगे भगवान मदद करते तो नहीं कर सकते। हाँ वही है मैम, खुद से कोई ट्राई नहीं करना चाहता, बस सब चीज दे दो उनको हाथ में, तो वो तो गलत बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हेमंत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank बात you. करके। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, और हम होप करते हैं कि हमारी जो कहानियाँ हैं, हेमंत जी जैसी कहानियाँ हैं और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो आपकी लाइफ में आपको इंस्पायर कर सकें। और सबसे बेस्ट चीज़ इनके साथ ये सोच जो इनकी कहानी से मुझे समझ आई है, जो मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स को ग्रास्प करनी चाहिए, दैट इज़ नो। नो कहना सीखो। आपके यहाँ पे कोई भी आ रहा है कि भाई दिल्ली घूमने आ रहा है, चल भाई घूम के आते हैं, यू शुड से नो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर इस पे स्टोरी। एक छोटा सा एमएम की, मेरे बड़े भैया, मैंने कहा ना रोहिणी में रहते हैं, हाँ जी, मेरे सिलेक्शन से पहले एक बार भी नहीं मिला मैं। ओके। हाँ, इवन वो पटेल नगर आके गए हैं लेकिन मैं नहीं मिला। हम्म। हाँ ये था मेरा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। एक बार बड़े मतलब पापा के लड़के, उनका फोन आया कि दिल्ली पेपर है, मैं आ रहा हूँ, रुकूंगा। मैं क्या होटल करवा दूंगा तेरा? हाँ, किसी दोस्त को बोल दो, मैं नहीं रोक रहा, मैं मिल भी नहीं रहा। तो एक बार कनेक्शन कट कर लोगे ना। हम मैन लीडर क्या होता है मैम, कि बुरा मान जाएंगे, हाँ। सोशल मीडिया पे है, मेरे दोस्त चले जाएंगे क्या। और ट्रस्ट में मैम की जिस दिन हो गया ना, मेरा नया नंबर है, किसी के पास नहीं है, पर ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके पास ये नया नंबर ना हो, कहीं से जुगाड़ लेंगे। सारे 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 तो आ even जाते हैं वापस। कुछ तो है जिनके साथ सिर्फ नॉर्मल चाय भी पी थी ना, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड आज बोलते हैं यार हम तो कितने अच्छे दोस्त थे। मैं तो सबसे ये है मैम, सोशल मीडिया पे जो फ्री डिजिटल लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनको रील्स पे ऐसे कर करके वो ना करें, और जितना हो सकते हैं थोड़ा आइसोलेशन में रह करके। और एक जो रिलेशनशिप में भी आप तो कोई दिक्कत नहीं, बदनामी कर रखा है, लड़की कोई लड़की होगी तो कामयाब भी नहीं होगी। मुझे लग रहा है ऐसा उनका रोल बहुत ज़्यादा है, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है मैम, ये रिलेशन भी बदनाम है। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑनेस्ट रहो खुद से, सब अच्छा होगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, और ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेके हम आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।